23 जनवरी सन 2025 सुबह के 8:35 का वक्त हुआ चाहता है। आपका मेज़बान इशफाक गौहर हाजिर खिदमत है प्रोग्राम सलाम जे के लेकर। नाज़रीन, आज की नशरियात में कुछ अहम तरीन मालूमात, कुछ अहम तरीन बातें, कुछ अहम तरीन तज्जिया तबसरा भी होगा। और ये तज्जिया तबसरा न सिर्फ जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात को देखते हुए किया जाएगा, बल्कि आलमी सतह पर कुछ अहम तरीन पेशरफ्तें हुई हैं। डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत बनने के बाद पहली मरतबा वज़ीर ख़ारजा साहब की मुलाकात हुई है, उस पर हमारी नज़र है। कुछ मामलात वहाँ पर तय पाए गए हैं। फिर जम्मू कश्मीर आएंगे तो आपको ये बताएंगे कि मौसम का मिजाज बदला तो ज़रूर था, लेकिन जो उम्मीदें थी उसके बरक्स ही कुछ देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके का मौसम बना हुआ है, इससे आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्या परेशानियां बढ़ सकती है वो भी आपको बताएंगे। अगर अच्छी खबर आपको बताएंगे कि जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था बेसब्री के साथ, वो इंतज़ार आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म हो रहा है। ये क्या चीज़ है, कौन सी खबर है, इस पर भी हम बात करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपको रजौरी भी लिए चलेंगे, जहाँ पर क़यामत सुगरा बपा हुई है और तमाम हुकूमती इदारे मुतहरिक है। ग्राउंड जीरो पर आपको रियलिटी और हालात भी बताएंगे। सियासी महाज पर कुछ अहम तरीन बातें कांग्रेस से लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर तक है, वो भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे पूरे 10 बजे तक। और राब्ता साइट फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, ताकि आपका और हमारा राब्ता और ज़्यादा मजबूत हो। क्योंकि इनबॉक्स में आकर जो बात, जो तजिया, जो तबसरा, जो हालात वाक़ात की अक्कासी आप हम तक करते हैं, उससे हमारे प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बनाने में मदद मिलती है। तो आखिरी 10 मिनट जब प्रोग्राम के होंगे, यानी 9:40 के फ़ौरन बाद हमारी फ़ोन लाइन्स खुलेंगी। 9:45 के फ़ौरन बाद हम आपके साथ महवे गुफ्तगू रहेंगे लाइव ब्रॉडकास्ट के अंदर। आप कॉल करेंगे, अपने मामलात हुकूमती इदारों तक भी पहुंचाएंगे, ताकि मनसूबाबंदी इस वक्त हो रही है और उस मनसूबाबंदी के आ रहा है क्या हुकूमत को काम करना चाहिए और कहां पर हुकूमत अभी नजर नहीं दौड़ा रही है। इन तमाम मामलात को जेर नजर रखिएगा, अपनी बात को जरूर रखिएगा। फिलहाल प्रोग्राम का आगाज करते हैं और सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे पर नजर डालते हैं और आपको बताते हैं कि तवारीख को पन्नों को खंगालने के बाद आज के दिन में जो अहम तरीन वाक़ात रोनुमा हो चुके हैं, उनमें चंद वाक़ात आपके सामने रखेंगे मेरे साथी आसिफ रशीद इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत स्वागत उन तमाम लोगों का जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमारे साथ हैं, टेलीविज़न स्क्रीन पर भी हमें देख रहे हैं। और आप तमाम लोगों का इसलिए भी शुक्रिया कि न सिर्फ प्रोग्राम देखते हैं, बल्कि आपका फीडबैक भी साथ साथ हम तक पहुंचता रहता है। 8:38 हो गए हैं, 10 बजे तक हम और आप साथ साथ रहेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ सेट फॉर्मेट के मुताबिक हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ। आज दिन यानी जनवरी की 23वीं तारीख में कौन से अहम तरीन वाक़यात हैं वो ज़रा आपके सामने रखते चलें और उसके बाद एक एक करके आगे बढ़ेंगे। आपको बताएंगे कि मुकम्मल तौर पर तफसीलात क्या हैं। 23 जनवरी आज ही के दिन 1565 में टेलीकोटा की जंग के अंदर जो आज का यानी अंग्रेजी कैलेंडर था, इसके मुताबिक हिंदू सल्तनत विजयवाड़ा का खात्मा मुकम्मल तौर पर 1565 में 1565 में आज के दिन हुआ। बरतानवी राज के खिलाफ इनकलाब का बिगुल बजाने वाले सुभाष चंद्र बोस की पैदाइश भी आज के दिन हुई और 47-48 बरसों की ज़िंदगी में उन्होंने भारत की फ़ौज को एक राह दिखाने, एक बड़ा ग्रुप कायम करने, दूसरी जंग अज़ीम में कलीदी किरदार और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ने में सुभाष चंद्र बोस का वो रोल जिसको कभी फरामोश नहीं किया जा सकता, आज बिलखुसूस उनकी उन्हीं खिदमात को याद किया जा रहा है। 1926 में महाराष्ट्र की सियासत की नब्ज़ समझने वाले बाल ठाकरे की पैदाइश हुई। 86 साल की उम्र में चंद बरस कबल वो इस दुनिया से चल बसे, लेकिन आज चूँकि उनका दिन है और तकरीबात का सिलसिला भी महाराष्ट्र के अंदर होता है। 1965 में दुर्गापुर स्टील प्लांट ने काम करना शुरू किया। मुल्क की सबसे बड़ी सनती तरक्की की तरफ पहला कदम जब था, तो दुर्गापुर स्टील प्लांट ने भी उसी वक्त काम शुरू किया था, जो एक बड़ी पेशरफ्त मानी जा रही थी। अमरीकी सदर रिचर्ड निक्सन की तरफ से वियतनाम अमन मुआहदे का ऐलान आज ही के दिन किया गया और ये वो वक्त था जब वियतनाम से अफवाज को वापस बुलाने की मुकम्मल तौर पर या फौज के इनखला की तरफ तैयारियां थी। 1976 में गौतम बुद्ध का गुमशुदा शहर कपिल वस्तु खुदाई के बाद कहा जाता है कि आज ही के दिन दरियाफ्त हुआ था। साल 1989 दिन आज का पाकिस्तान में आज के दिन ताकतवर जल्जले में सैकड़ों अफराद ने अपनी जानें गंवाई। 2004 में मध्य प्रदेश में गाय के ज़बीह पर मुकम्मल तौर पर हुकूमती सतह पर हुक्मनामा जारी करके पाबंदी आयद करने का फैसला आज के दिन हुआ। 4 बरस कबल 2020 में बरतानिया की मलका एलिजबेथ दोम सेकंड क्वीन जिनको कहा जाता था, उन्होंने ब्रेक्जिट कानून की मंजूरी देने का ऐलान आज के दिन किया। 2007 में इथियोपिया ने मोगादिशु से अफवाज वापस बुलाने का सिलसिला आज ही के दिन शुरू किया।
साल 1967 अमेरिका की पहली खातून वज़ीर ख़ारजा मैडलिन अल्बर्ट ने सदर बिल क्लिंटन की हुकूमत में ओहदा संभाला, जिम्मेदारी दी गई और आज से 25 से 27 बरस कबली पेशरफ्त हुई, जो सियासी एतबार से काफ़ी मायने ख़वातीन के लिए और उनके बाख्तियार बनाने के लिए अमेरिका के अंदर मानी जाती है कि हुई। 1664 में शिवाजी के वालिद शाहू जी का इंतकाल आज के दिन हुआ, आज उनकी भी बरसी है। तो ये बड़ी और अहम तरीन जो वाक़यात, ये जो घटनाएं थे, बड़े इवेंट्स हिंदुस्तान और आलमी तारीख में आपके सामने हिस्ट्री ऑफ द डे में रखे हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, शुरुआत खबरों की होगी। इससे पहले हम कौमी और मकामी सतह की चंद अपडेट्स, मालूमात या खबरें आप तक पहुँचाएँ। भारत अमेरिका और साथ साथ मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर भी बात कर लेते हैं और अमेरिका से भी एक अहम तरीन खबर, ताज़ा तरीन पेशरफ्त क्या है। शुरुआत ज़रा साथ अमेरिका और भारत के दरमियान होने वाले मुज़ाकराती अमल की बात। चलिए जनाब, खबर का पिटारा खोलते हैं जी। भारत अमेरिका रिश्तों के हवाले से, जहां पर नए सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने ओहदा संभाल लिया है और उनकी नई काबीना भी मौरद वजूद में आ चुकी है और नई काबीना ने भी जहां हलफ बर्दारी के बाद मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराहान के साथ मुलाकातों का सिलसिला जारी रखा है, वहीं पर वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर अमेरिका में मौजूद हैं, जिन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ कल रात देर गए मुलाकात की है। और मुलाकात के दौरान ये पहली ऑफिशियल मीटिंग डॉक्टर जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर जो भारत के हैं उनकी थी यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ। और पहली मीटिंग के अंदर दो अहम तरीन मामलात उठाए गए हैं। इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक जो अमेरिका से सामने आई है, एक अमेरिका की तरफ से जो गैर कानूनी तौर पर अमेरिका के अंदर रिहाइश पजीर लोग हैं, इरेगुलर इमिग्रेशन का जो मामला है, इस पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार अमेरिका की तरफ से किया गया है। वहीं दूसरी तरफ से ये भी साफ कर दिया गया है कि भारत और अमेरिका के बीच ताल्लुकात को मजीद बेहतर और नेक्स्ट लेवल पर लाने के लिए मुज़ाकराती अमल को और तेज किया जाएगा और बाहमी इश्तराक के साथ अमेरिका के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश की जाएगी। इधर भारत सरकार की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि अगर इस तरीके से कोई भी भारतीय अमेरिका के अंदर मौजूद होगा तो उन्हें वापस लेने के लिए हर राह मुकम्मल तौर पर खुली होगी और उन्हें वापस भी भेजा जाएगा। भारत की तरफ से यह साफ कर दिया गया पहली मुलाकात के दौरान यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के सामने कि अगर कोई भी गैर कानूनी तौर पर भारतीय बाशिंदा अमेरिका के अंदर होगा तो उसे मुल्क बदर करने के लिए भारत सरकार की तरफ से जो है कोई भी दबाव नहीं होगा कि उसे ना करे, बल्कि अगर वो करना चाहते हैं तो ओपन आर्म उसे वापस भी लिया जाएगा। एक तरफ से ये बात रखी जा रही है। नए अपॉइंटेड यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि अगली मीटिंग्स जो छोटी कॉन्फ्रेंसेज आई जिसमें अहम तरीन इजलास फरवरी के 11 और 12 तारीख को होना है, जिसमें माना जा रहा है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप मौजूद रहेंगे। एआई समिट जो पेरिस के अंदर होने वाला है, उस ज़िमन में भारत और अमेरिका के बीच आला सतही मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया जाएगा। यानी इतलात और ख़बर यह है कि 11 और 12 तारीख को वज़ीर आज़म पेरिस के अंदर मौजूद रहेंगे, जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट होने जा रहा है और उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट के अंदर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप मौजूद रहेंगे और इस दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी पेरिस के अंदर मौजूद रहेंगे। ताहम कोशिश ये की जा रही है कि दोनों तरफैन के बीच में मुलाकातें हो, यानी भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप पेरिस के अंदर मिल सकते हैं। फरवरी 11 और 12 तारीख को 2 रोज़ा इजलास जो है, इस ज़िमन में भी वजारत खारजा जो है वो लगातार तैयारियां कर रहा है और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उनके दफ्तर और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ भी तमाम चीज़ों पर जो है वो लाइन अप किया जा रहा है कि किस तरीके से मुलाकात होगी, कितने एजेंडा ऑफ टॉक्स क्या होगा, उस पर भी गुफ्तगू हो रही है। ताहम आने वाले चंद दिनों के अंदर अंदर ये तमाम प्रोग्राम जो है वो तय किया जाएगा। ताहम ये पहली ऑफिशियल मीटिंग भारत के वजीर खारजा की है जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ उनकी अमेरिका के अंदर हुई है। मुख्तलिफ मामला ज़ेर बहस लाए गए, जिनमें इमिग्रेशन का मामला भी था और साथ साथ दोनों मुल्कों के बीच इश्तराक की अमल को आगे बढ़ाया जाए और हल तलब मामलात पर गुफ्तगू की जाए, उस ज़िमन में भी राहगीर तलाश करने की भी बात की जा रही है। अब याद रखिएगा, दोनों मुल्कों के बीच में एक छोटा सा तनाव भी बना तब जब डोनाल्ड ट्रंप ने जो खालिस्तानी तंजीम के सरबरा पन्नू है उन्हें अपनी हलफ बर्दारी में शामिल किया और उसके बाद भारत सरकार की तरफ से नाराजगी का भी इजहार किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी दरवाजे खुले हैं, मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है और रात देर गए ये मुज़ाकरात डॉक्टर
जयशंकर और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के बीच में हुई है, जिसमें कई अहम मामलों पर पेशरफ्त होने की तवक्को लगाई जा रही है। चलिए, अमेरिका के ताल्लुक से बात हुई है तो अमेरिका के अंदर नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा हुआ है और पिछले दिनों से आपको मुसलसल हम बता रहे हैं मुख्तलिफ खबरों के जरिए कि आतिशबाजी ने बहुत ज़्यादा नुकसान लॉस एंजलिस के अंदर पहुंचाया। लेकिन जहां पहले से ही नुकसान से बाहर निकलने की कोशिश जारी थी, दूसरी तरफ एक बार फिर से नए सिरे से लगने वाली आग ने तबाही मचाना शुरू कर दी है, जो एक बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रही है। लॉस एंजलिस के जंगलात में दोबारा से आग लगी है, नए सिरे से आग लगी है और ऐसे में सरकारी सतह पर 25,000 से ज्यादा लोगों को फौरी तौर पर अपना घर बार छोड़ने और इनखला करने का हुक्म दे दिया गया है। मकामी मीडिया इस बात की तस्दीक कर रहा है कि कास्टाइक लीक के करीब पहाड़ों पर आग के शोले इस वक्त भड़के हैं और आग तेजी से फैल रही है, जिसकी वजह से 25,000 अफराद को इनखला का हुक्म दिया गया है, जिससे इस बात का अंदाजा हो रहा है कि अरबों रुपए का नुकसान मुख्तलिफ इलाकों के अंदर हो सकता है। तूफानी हवाओं के बायस 2 घंटों में 5,000 रिक्टर रकबा आग की लपेट में आया है और लॉस एंजलिस के काउंटी फायर डिपार्टमेंट और एंजलिस नेशनल फॉरेस्ट का अमला भी आग बुझाने में मसरूफ है, जिसने इस बात की तस्दीक की है कि हेलीकॉप्टर्स और छोटे तैयारे ड्रोन टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर आग बुझाने की कोशिशों में तमाम टीमें इस वक्त सरगर्म हैं, मगर मुकम्मल तौर पर आग पर काबू नहीं पाया जा सका है और 25,000 से ज्यादा अफराद को इसलिए इनखला का हुक्म दिया गया क्योंकि सिर्फ कुछ ही वक्त में 2 घंटों के अंदर 5,000 एकड़ रकबा आग की नजर हो गया है। यहाँ पर यह याद दिलाना आपको जरूरी है कि लॉस एंजलिस के अंदर जो भयानक आतिशबाजी का वाकया पेश आया था, उससे अभी मुकम्मल तौर पर शहर बाहर नहीं निकला था। अगर आज से 3 हफ्ते पुरानी तस्वीर आप लॉस एंजलिस की देखेंगे तो आपको हरियाली, हरा भरा शहर, खूबसूरत शहर नजर आएगा, लेकिन आज सूरत हाल यह है, ये तस्वीरें लॉस एंजलिस की हैं। जबकि दूसरी तरफ एक इलाके से मुकम्मल तौर पर मुसीबत से निजात पाने की कोशिशें जारी थी, तो दूसरा एक और इलाका जहां अरबों रुपए का नुकसान हो सकता है। इस डर और खौफ के बीच 25 से 30,000 लोग अपना घर बार छोड़ने पर दोबारा से मजबूर हुए हैं। चलिए, लॉस एंजलिस के जंगलात में नई आग लगी है। 25,000 अफराद को इनखला का हुक्म दे दिया गया है, यानी 25,000 के करीब अफराद को वहाँ से निकलने का हुक्म दे दिया गया है। तूफानी हवाओं के बायस 2 घंटों में 5 हेक्टेयर रकबे पर आग लगी है और इसको बुझाने के लिए फिजा में, ज़मीन में अमले को मुतहरिक कर दिया गया है। ताहम अभी तक कोई मस्बत और कोई पॉजिटिव सिग्नल्स आग बुझने की नहीं आ रही है, जिसके बाद अलर्ट पर यह पूरा शहर कर दिया गया है। अमेरिका से ये बड़ी खबर जिस पर पूरी दुनिया की भी नजरें हैं। अब जरा आते हैं अपनी रियासत जम्मू कश्मीर की ओर और बात करते हैं मौसम के मिजाज की। जी हाँ नाजरीन, चिलई कलान आहिस्ता आहिस्ता हमसे रुखसत पजीर हो रहा है और चिलई कलान रुखसत पजीर होने के साथ ही मौसम के मिजाज में भी बेहतरी के आसार पिछले कई दिनों से लगातार दिख रहे हैं। ताहम मुसलसल सूरत हाल ये है कि कम बारिशें, कम बर्फबारी की वजह से तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हुई है और ये तशवीशनाक सूरत हाल सन 2024 के पिछले 8 महीनों को जब आप खंगालेंगे और जनवरी के ये 2-3 हफ्ते जब आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि लगातार डेफिसिट हुआ है, कमी हुई है। एक तरफ से चिलई कलान अपने आखिरी पड़ाव पर है, लेकिन मुसलसल खुशकसाली है। वो जो जमकर बर्फबारी का सिलसिला होता था वो देखने को नहीं मिला है। इस बीच जनवरी के पहले 3 हफ्तों के दौरान, यानी जनवरी 2025 के 3 हफ्तों के दौरान 81% डेफिसिट ऑफ रेनफॉल यानी 81% डेफिसिट हुआ है। अगरचे बर्फबारी कुछ इलाकों के अंदर, मैदानी और पहाड़ी इलाकों के अंदर आपने जरूर देखी होगी, हल्की बारिशें भी देखी होगी, लेकिन एदाद-ओ-शुमार ये बता रहे हैं कि एंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर 81% डेफिसिट ऑफ रेनफॉल मुकम्मल किया गया है। ये पहले 3 हफ्ते जनवरी के एदाद-ओ-शुमार हमें बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर के एदाद-ओ-शुमार को जब आप खंगालते हैं तो पता लगता है कि जनवरी 22 तक जो एदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं उसने माहिरीन के होश तो उड़ाई दिए हैं, ताहम अलार्म बेल भी बजा दिया है कि आने वाले दिनों में पानी की शदीद किल्लत हो सकती है। पीने के पानी की किल्लत तो होगी, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर सेक्टर भी बुरी तरह से मुतासिर हो सकता है। हमें लगभग जो नॉर्मल 60.5 मिलीमीटर बारिशें रिकॉर्ड की जाती थी यूनियन टेरिटरी के अंदर इन दिनों के दौरान, उसके मुकाबले में सिर्फ 11.4 मिलीमीटर रिकॉर्ड किया गया है। 90% जो है 1 जनवरी से 22 जनवरी के दरमियान डेफिसिट रिकॉर्ड किया गया है। श्रीनगर शहर जो समर कैपिटल आपकी है जम्मू कश्मीर की, यहाँ पर 71% डेफिसिट है। शुपियान रिकॉर्ड सेकंड हाईएस्ट किया गया, 94% डेफिसिट है। रियासी, किश्तवाड़, कुलगाम
जम्मू डोडा यहाँ पर भी डेफिसिट है, 90% डेफिसिट वाटरफॉल यहाँ पर भी हो चुका है। उधमपुर, सांबा, रामबन उसके बाद पर है जहाँ पर 80% है 22 दिनों के दौरान। अनंतनाग, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट जो साउथ कश्मीर के है यहाँ पर 77% डेफिसिट है, और इसी तरीके से बाकी मांदा इलाकों के अंदर 60 to 65% डेफिसिट है, जिनमें रजौरी, पुंछ, बडगाम, बांडीपोरा, कुपवारा के इलाके भी शामिल है। यानी वाटर टेबल जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो मेंटेन नहीं हो पाएगा, वो नीचे चला जाएगा, जिसकी वजह से पीने के पानी की किल्लत का असर आज से ही मुख्तलिफ इलाकों के अंदर देखने को मिल रहा है। और साथ साथ आने वाले दिनों में अगर बारिशें बर वक्त नहीं हुई, बर्फबारी फिर से नहीं हुई, तो सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो सकती है। ये सूरत हाल है जी हमारे मौसम की, और ये माना जा रहा कि ये बड़े पैमाने पर जो मौसमियाती तब्दीली है, जो एनवायरमेंटल चेंज हुआ है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, उसका असर अब आहिस्ता आहिस्ता करके जम्मू कश्मीर में के अंदर भी है, लेकिन आने वाले दिनों में अब पीने के पानी, हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर सेक्टर भी बुरी तरह से मुतासिर हो सकता है। चलिए जी, यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि सरमा है और जनवरी फरवरी के महीने में सबकी नजरें गुलमर्ग पर लगी रहती है। खेलो इंडिया का प्रोग्राम है, क्या कुछ वहां पर चल रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस का एक बड़ा ऑपरेशन हुआ है और उस ऑपरेशन के दौरान गोला बारूद मिला है, कहां पर यह मिला है वो भी आपको बताएंगे। फिर जरा आपको यह बताएंगे कि जम्मू कश्मीर हुकूमत ने मजीद कास्ट को, ओबीसीज के दायरे को वसी किया था, लेकिन अभी तक उन ओबीसीज को कोई भी फायदा नहीं मिल रहा है। क्या मामला है, इस पर भी बात करेंगे। और फिर आपको यह भी बताएंगे कि जो कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई थी और रिजर्वेशन रूल्स, उन्होंने क्या कुछ किया है। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद दोबारा इस्तेमाल प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी। सलाम जे के 9 बज चुके हैं और जरा फटाफट से खबरों को हम रफ्तार देते हैं, तेजी के साथ कुछ खबरें आपके सामने रखेंगे। और सबसे पहले जरा बात खेलो इंडिया की करते हैं, जिस पर सबकी नजरें लद्दाख पर भी मरकूज है और कश्मीर सूबे के गुलमर्ग पर भी सबकी जो है नजरें मरकूज है। और इस तरीके से खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 का आगाज होने जा रहा है। 428 एथलीट्स, 19 टीमें जो है इस बार पार्टिसिपेट करेंगी। 5 दिनों तक ये ट्रेडिशनल फेस्टिवल चलेगा। लद्दाख से लेकर बराबर ये गुलमर्ग तक चलेगा, लेकिन इब्तिदाई मैच जो है वो लद्दाख के अंदर इसमें खेले जाएंगे। तमाम तैयारियां लद्दाख के अंदर सबसे ज़्यादा हो रही हैं जम्मू कश्मीर के मुकाबले, क्योंकि पहला फेस वहीं पर होना है। तो खेलो इंडिया की ये जो सरमाई खेलों के लिए तैयारियां भारत सरकार की तरफ से की जा रही हैं, इसमें इतलात ये हैं कि मरकजी वजीर खेल मनसूख मांडविया लद्दाख का दौरा करेंगे। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर बी डी मिश्रा, सीनियर ऑफिसर जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई के हैं, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह और करगिल के जो जिम्मेदारान हैं वो वहां पर मौजूद रहेंगे। और लद्दाख में होस्ट करने का मौका लद्दाख को विंटर गेम्स का मिला है। साथ साथ खबर ये भी है कि सारी टीम जो हैं वो लद्दाख के लेह ज़िले में पहुंच चुकी हैं। 11,562 फीट की बुलंदी पर हिमाचल प्रदेश, जहां का सबसे बड़ा कंटिंजेंट है, सबसे बड़ा जो खिलाड़ियों का दस्ता है वो भी पहुंच चुका है। 78 एथलीट्स और सपोर्टिंग स्टाफ के साथ लद्दाख में इस वक्त इंतजार कर रहा है। तो 22 से 25 फरवरी में जहां गुलमर्ग के अंदर मुसलसल 5वीं मरतबा ये खेल होंगे, बल्कि एक और मौका जम्मू कश्मीर को मिला है 5 दिनों तक चलने वाले इस खेल में। लेकिन उससे पहले सबकी नजरें लद्दाख पर, जहां रिवायती अंदाज इस्तकबाल तैयारी नौजवान खिलाड़ियों का होगा और साथ साथ तैयारियां भी। तो उसके बाद जम्मू कश्मीर में अगला मरहला जाकर होगा। आगे बढ़ेंगे, बात जम्मू कश्मीर की करेंगे। जनूबी कश्मीर आपको लिए चलते हैं। साउथ कश्मीर के पुलवामा जिले में तराल कस्बे के अंदर एक कार्रवाई हुई है और अब से कुछ देर कबल मौसूला इतलात के मुताबिक फौज और पुलिस की जानिब से मुश्तरका कार्रवाई की गई है। और इस ऑपरेशन के दौरान अभी तक की डिटेल्स के मुताबिक एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में इसके करीब यहां कार्रवाई हुई और भारी मिकदार में फोर्सेज ने असलहा और गोला बारूद बरामद किया है। शुरुआती जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें ये कंफर्मेशन मिल रही है कि इस इलाके के अंदर तराल साउथ कश्मीर में जो अवंतीपुरा में फॉल करने वाला एरिया है। और ये तस्वीरें आपके सामने एक्सक्लूसिव, एक ग्रेनेड, एक यूबीजीएल इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, एक नॉर्मल नॉन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, एपीआई 7.62 राउंड, टोटल 10, एक पिस्तौल मैगजीन, एक पिस्तौल राउंड, ये कुछ इसमें दवाई इसमें एक टूटी हुई मैगजीन, तो ये है सर टेप रोल, इसके अलावा पीडीडी स्विच, सेफ्टी फ्यूज, तकरीबन 10 मीटर के आसपास वायर। जो इनिशियल डिटेल्स हैं 2 बैटरीज 9 वॉट की और एक डेटा केबल इस ऑपरेशन के दौरान इनिशियल डिटेल्स के मुताबिक यहां से बरामद की गई हैं। तस्वीरें आपके सामने। शेख कौसर हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। शेख कौसर, क्या मजीद तफसीलात हैं? ये जो खबर आ रही है कि एक सरकारी इदारे के आसपास ये ऑपरेशन हुआ है, क्या इसमें सही खबर है? जी बिल्कुल आसिफ, आपको मैं बताना चाहूंगा कि दौरानी शब सिक्योरिटी फोर्सेस को इत्ला मिली थी कि गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल लारमू अवंतीपोरा का जो इलाका है वहां पे मिलिटेंट छुपे हुए हैं। तो ताहम उसके बाद अवंतीपोरा पुलिस ने 42 RR 130 बटालियन CRPF ने पूरे इलाके को कॉर्डन में ले लिया गया और सर्च ऑपरेशन चलाया गया। तो जो ही वो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल लारमू अवंतीपोरा में पहुंचे तो वहां पे बताया जा रहा है कि सोर्स के मुताबिक वहां पे हाइडआउट था। तो हाइडआउट में वहां पे इन्होंने बड़े मिकदार में गोला बारूद वहां पे जब्त कर दिया गया है, जो कि बहुत बड़ी कामयाबी है पुलिस के लिए, अवंतीपोरा पुलिस के लिए, क्योंकि बताया जा रहा है कि यहाँ पे मिलिटेंट भी छुपे हो सकते थे। लेकिन दौरानी शब जब इन्होंने बड़े पैमाने पे सर्च चलाया तो वहाँ पे जो गोला बारूद से ये बताइएगा, आप कह रहे हैं कि एक स्कूल है जहाँ पर ये बरामदगी हुई है, जहाँ से असला बरामद हुआ, तो क्या स्कूल अगर सरकारी है तो क्या वहाँ पर रात का अमला रहता था? क्या वहाँ पर कोई गार्ड लगा था? रात को जो रहते हैं वहाँ पर सिक्योरिटी पर मामूर या क्लास फोर्स जो एम्प्लॉय जिनकी जिम्मेदारी रहती है कि वो निगरानी करें इस स्कूल की कि कोई इस तरीके की कार्रवाई ना हो, क्या वो वहाँ पर कोई था? स्कूल बंद था? और क्या कुछ लोगों से पूछताछ का अमल शुरू होगा जो इस स्कूल के मुंतजमीन है, अगर जो स्कूल छुट्टी पर भी है?
जी बिल्कुल गौर, आपको मैं बताना चाहूंगा कि जैसे आपको पता है कि विंटर वेकेशन चल रहे हैं, तो ये जो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है वहाँ पे रात को कोई अमला नहीं रहता है, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि वहाँ पे स्कूल टोटली बंद था, ताला लगा हुआ था। तो सिक्योरिटी फोर्सेस को इत्तला मिली थी कि यहाँ पे हाइड आउट है, तो हाइड आउट के जो ही सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो वहाँ पे गोला बारूद तो काउंसर क्या ये बरामद जेर हुआ था। जमीन उसके- कहीं पर रखा गया था या क्लासरूम में कहीं कहीं रखा गया था? ये अभी इसकी तस्दीक नहीं हो पा रही है, लेकिन फिलहाल ये जो पूरा मामला है इसमें अवंतीपोरा पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज हो गया और बड़े पैमाने पे इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। लेकिन अभी ये कहना मुश्किल होगा कि वाकई में वहाँ पे हाइडआउट था या नहीं, लेकिन फिलहाल इतना मैं बता दूं कि वहाँ पे बड़े मकदार में गोला चलिए, बारूद, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शेख बड़ा काउंसर हुआ है। हमारे साथ देर में ज्वाइन करने इंतजार के लिए। करेंगे कि मकामी पुलिस या फौज की जानिब से ये ऑपरेशन जो चला है इसकी मुकम्मल तौर पर कंफर्मेशन हो और सरकारी तौर पर इसकी तस्दीक भी हो जाएगी। फिलहाल जो तस्वीरें और ज़राए से जो हमारे पास जानकारी थी, सिर्फ इंतजार पुलिस और सिविल अथॉरिटीज़ का या फौज की जानिब से, चूंकि ऑपरेशन का जरा मुश्तरका है तो अब इंतजार रहेगा डिटेल्स ऑफिशियल आनी चाहिए confirmation। इसकी, क्योंकि जी। स्कूल वाला मामला है तो बड़ी चीजें इसके साथ जुड़ेंगी फिर कि आखिर ये कैसे वहां पड़ता है, कहाँ पड़ता है, डिटेल स्टेटमेंट आना चाहिए वहां से। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, जरा बात ओबीसीज की करते हैं, यानी उन ओबीसीज की करते हैं जिनको लेकर मरकजी कानून के दायरे में जिनको लाया गया और कुछ लोग, कुछ ऐसी कास्ट को, कुछ ऐसी जातों को इसमें रखा गया और ये कहा गया कि अब इन तमाम लोगों को ये फायदा मिलेगा, वो फायदा मिलेगा जो कौमी सतह पर तमाम उन लोगों को मिलता है जो ओबीसी के जुमरे में है। लेकिन जम्मू कश्मीर आते आते मामला पलट जाते हैं और ये खबर हम इसलिए आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगरचे कानून का इतलाक हो गया है, लेकिन अभी भी उन तमाम लोगों को वो बुनियादी फायदे नहीं मिल रहे हैं जिसका वायदा एक्ट के हिसाब से उन्हें किया गया है। ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास कैटेगरीज के अंदर जो रिजर्वेशन बेनिफिट्स नेशनल लेवल पर मिल रहे हैं, 15 ऐसी कास्ट्स हैं अभी जम्मू कश्मीर के अंदर जिनको ये फायदा नहीं मिल रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि पार्लियामेंट के अंदर जो कानून पास किया गया, जिसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, अभी तक जम्मू कश्मीर में उसका मुकम्मल तौर पर इतलाक नहीं है। सरकारी ज़राए इस बात का तस्दीक कर रहे हैं हमारे कि ये तमाम मामला जो है वो मरकजी सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के साथ उठाया जा रहा है कि आखिर क्या वजह है और लिक्यूनाज कहां पर है, वहां पर भी टेकअप किया जाएगा। और जो स्टेक होल्डर्स हैं वो लगातार ये बता रहे हैं कि उन्होंने पहले दिन से ही जो ओबीसी कमीशन है उसकी नोटिस में तमाम मामला लाए थे कि जनाब इतना वक्फा गुजर गया लेकिन जो मुराद और फायदे होने चाहिए थे वो मिल नहीं रहे हैं। ओबीसीज को नेशनल लेवल पर 27% की रिजर्वेशन है, परसेंटेज रिजर्वेशन में चला गया है और ये रिजर्वेशन जो है उनको सरकारी जॉब्स में, ये रिजर्वेशन उनको एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर मिलेगी और दीगर मामला जो है वो इसमें देखने को मिल सकता है। लेकिन बाय एंड लार्ज जो अभी तक इतलात और खबर हमारे पास है वो ये है कि जब हुकूमत ने 15 नई कास्ट और ग्रुप्स को लिस्ट में डाला अदर बैकवर्ड क्लासेस के जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले साल, और इस तरीके से जब आज हम देखते हैं तो उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी भी ये मॉनिटरी बेनिफिट्स और ये चीज़ें नहीं मिल रही है। हमारे साथ इमरान नाइकू ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान जरा अपडेट करिए। पहले तो हुकूमत ने ये कहा कि जनाब ये प्रोग्राम ही हमने इसलिए हाथ में लिया कि तब तमाम बिछड़े तबके लोग जो हैं, कमज़ोर लोग जो हैं, उन्हें इस रिजर्वेशन से फ़ायदा मिले। लेकिन अब वो लोग सवाल उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब रिजर्वेशन का कानून तो बना, इतलाक की बात भी सुनी, लेकिन जो फ़ायदा मिलना चाहिए था नौजवानों को वो मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। हुकूमती इदारे जो हमारे ज़राया बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि मामला मरकज़ के साथ उठाया जाएगा। लेक्यूना कहाँ पर है, क्या कुछ पूरी डिटेल है आपके पास? जी बिल्कुल, जैसा कि हम जानते हैं कि गुज़िश्ता साल जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन रूल्स 2005 में अमेंडमेंट की गई थी और ये प्रपोजल जम्मू कश्मीर के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने गवर्नमेंट को पेश किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि रिजर्वेशन रूल्स में अमेंडमेंट की जाए और बाद में इसको यहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने अप्रूव किया, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको अप्रूव किया और जो यहाँ सोशल कास्ट था उसे खत्म करके अदर बैकवर्ड क्लासेस करार दिया, जिस तरह से आपने आगाज में कहा, और नई जो जातें हैं, जो नई कास्ट से जिनकी तादाद तकरीबन 15 है, उनको इसमें इंक्लूड किया गया और कुल जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो अदर बैकवर्ड क्लासेस या जो सोशल कास्ट्स है वो गवर्नमेंट ने 42 कर दी। लेकिन इससे पहले हम देखते थे कि अदर सोशल कास्ट्स की को रिजर्वेशन यहाँ सिर्फ 8% मिलता था, लेकिन जब इसमें अमेंडमेंट की गई रिजर्वेशन रूल्स 2005 में और मजीद कास्ट इसमें इंक्लूड की गई तो रिजर्वेशन का जो कोटा है ये 4 से 8 तक करार दिया गया।
लेकिन एज ऑफ नो जम्मू कश्मीर में चाहे वो गवर्नमेंट जॉब्स हो या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन का मामला हो, सारे जो अदर ये जो बैकवर्ड क्लासेस है, ओबीसी जिसे हम कहते हैं, अदर बैकवर्ड क्लास, इनको इसका फायदा मिल रहा है। लेकिन सेंटर से अभी तक बहुत सा तकरीबन 19 कास्ट ऐसी है जो आपने भी कहा, जिनमें साबिका 4 है और नई जो 15 कास्ट इंक्लूड की गई जो अमेंडमेंट के बाद, वो अभी तक जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी तक ना तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में उसका भी फायदा मिल रहा है और ना ही गवर्नमेंट जॉब्स में। उसकी वजह यह है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एम्पावर और जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसमें अभी तक इसको शामिल नहीं किया गया और उन्होंने अभी तक इसको अप्रूव नहीं किया। और मामला जैसे आपने कहा कि जो गवर्नमेंट ने भी ऑलरेडी ये टेकअप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, कंसर्न मिनिस्ट्री के साथ उठाया है, और साथ साथ यहाँ जो स्टेक होल्डर्स है जो ओबीसी के साथ वाबस्ता है, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स या बीजेपी का जो ओबीसी कमीशन है, उन्होंने भी ये मामला जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ टेकअप ऑलरेडी किया हुआ है ताकि एज सुन एज पॉसिबल इसको शामिल किया जाए। लेकिन अभी तक कोई हरी झंडी या ग्रीन सिग्नल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ अच्छा से इमरान, जब नहीं मिली एसटीज है। का मसला हल किया गया तो उस वक्त से हमने देखा कि ओबीसीज को कुछ बातों पर एतराज था कि जो 8% है वो मुल्क के बाकी स्टेट्स और यूटीज के मुकाबले क्यों नहीं। आज के वक्त में हम देखते हैं 17 दिसंबर के आसपास की तारीख थी कि शायद कमीशन में तौसी की जाए, वो भी नहीं हुई। इसी प्रोग्राम में हमने खबर ब्रेक की। अब जब वो तमाम लोग मुतलकीन जिनके साथ गुफ्तो शनीद होनी है, मुशावरत का एक सिलसिला आगे बढ़ना है, वो है नहीं, तो ऐसे में क्या अब जो ओबीसी वाले जो ऐसे वो तमाम लोग जो नुमाइंदगी का दावा करते हैं या काम करने वाले लोग हैं, क्या एक ही ऑप्शन बचा है कि मरकज़ के साथ, कि वजारत के साथ बराह रास्त राब्ते में रहा जाए, और दूसरा पेशरफ्त का कोई इम्कान है भी या नहीं बिफोर जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायत या यूएलबी इलेक्शंस की तरफ भी हम जाएं, जहां बड़ा इंपॉर्टेंट करार दिया गया है कि कम से कम ओबीसीज वाला मसला भी हल हो। अभी कुछ देर पहले मैंने एक स्टेक होल्डर से बात की थी जो काफी टाइम से इस पे काम करे। उन्होंने कहा कि वो ऑलरेडी सेंटर के साथ इसमें बराह रास्त इस पे कार्रवाई प्रोसेस में जुड़े हुए हैं। और साथ साथ जहाँ तक हुकूमत का मामला है, जैसे हम भी जानते हैं कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में ये जो रिजर्वेशन का मामला है, ये इंतहाई पेचीदा बन चुका है। जिस तरह से ऑलरेडी जो लेकिन है उन्होंने इस पे ये बड़ा एहतजाज किया है इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर। अब कमेटी भी अगर बनाई गई है। मरकज ने कानून पास कर दिया, सदर साहिबान ने नोटिफिकेशन जारी करवा दी, इतलाक का हुक्मनामा जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से जारी कर दिया गया, सियासी जमातों ने इसको अपने अपने तरीके से लेने की कोशिश की, कुछ ने वोट बैंक के हवाले से लिया, कुछ ने और के तरीके से इसको लिया, लेकिन बाय एंड लार्ज जब आप देखेंगे तो क्या इतलाक कानून का मिन्नुआन नहीं हो पा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर? ये बड़ी खबर है इसमें। जाहिर सी बात है, दरअसल इसमें हमें ये चीज समझना है कि अगर हम जम्मू कश्मीर को छोड़ के बाकी भारत की स्टेट्स यूटीज की बात करेंगे तो वहां पे अपना उनका एक कमीशन है स्टेट का, जो खुद पहले अप्रूव करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने लाता है और स्टेट में ही उसको अप्रूव किया जाता है। लेकिन हमारे पास चूंकि वो कमीशन न था और ना है, और इसलिए जम्मू कश्मीर में जिस तरह से मैंने कहा कि 15 जो नई जातें शामिल की गई, नई कास्ट ओबीसी में शामिल की गई, और इसी वजह से जो है इसमें अभी टाइम लग रहा है। लेकिन जैसा हम देख रहे हैं कि ये एक पॉलिटिकल इशू भी बन चुका है यहाँ पे। जैसे आगाज में मैंने कहा कि एक रिजर्वेशन का मामला जिसपे कमेटी भी बनाई गई है और वो सारी चीजें इस में देखी जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं लूप होल है, कहीं ना कहीं कोताही दिख रही है। बहुत शुक्रिया इमरान नाइक को हमारे साथ श्रीनगर से ज्वाइन करने के लिए। लूप होल्स है, कानून का इतलाक नहीं है, मरकज पर सबकी नजरें। देखना होगा कि मरकजी वजारत कानून व इंसाफ इस पूरे मामले को किस तरीके से देखता है और किस तरीके से अब ये राहत उन लोगों को मिलेगी जिनके लिए ये कहा गया था कि आपको तमाम बेनिफिट्स ऐसे मिलेंगी जो बेनिफिट्स नेशनल हुकम पर तमाम उन जातों को मिलती हैं जो ओबीसी के जुमरे में है। बात जरा रिजर्वेशन की ही चल रही है तो आपको एक और अच्छी खबर से भी बाखबर करें। मामला जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन का भी है और गुज़श्ता साल आपने देखा होगा कि हंगामा और एहतजाज भी हुआ, नई तरीके से सब बंदियां भी हो रही है, लेकिन काबीना सब कमेटी का अहम तरीन इजलास भी हुआ है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि काबीना सब कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ है और इजलास की सरबराही खातून वजीर सकीना यत्तू की तरफ से कर दिया गया है। और इस
काबीना सब कमेटी ने उन तमाम मामलात पर गुफ्तशनीद की है। रिजर्वेशन रूल जो इस वक्त सामने हैं, जिनको लेकर एतराज़ात नौजवानों की तरफ से किए गए हैं, जिनको लेकर एतराज़ात दीगर लोगों की तरफ से उठाए जा रहे हैं, उन तमाम मामलात पर दोबारा से गुफ्तगू की गई है और अगली मीटिंग जनवरी के आखिरी हफ्ते में भी मुतवक्का है, यानी एक और तीसरा बड़ा इजलास जो है वो जनवरी के आखिरी हफ्ते में हो सकता है। काबीना सब कमेटी का इजलास जो मुनक्किद हुआ है, जिसकी सरबराही हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन और सोशल वेलफेयर की वजीर सकीना इत्तू की तरफ से किया गया है। वजीर जल शक्ति, फॉरेस्ट और ट्राइबल अफेयर जावेद अहमद राना जो इसके मेंबर है वो भी यहाँ पर मौजूद रहे। कमिश्नर सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट संजीव वर्मा यहाँ पर मौजूद रहे। सेक्रेटरी लॉ आंचल सेठी यहाँ पर मौजूद रहे और जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के जिम्मेदारान भी इस कमेटी के अंदर मौजूद रहे। ताहम इस सब कमेटी ने उन तमाम मामलात को देखा है जो मुख्तलिफ लोगों की तरफ से वज़ीर आला के सामने रखा गया, सोशल मीडिया पर रखा गया या अखबारात के जरिए से हुकूमत तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। तमाम डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज किया गया और उसके बाद ये फैसला लिया गया कि फिलहाल एक और निशस्त होगी जिसमें नायब वज़ीर आला भी मौजूद रहेंगे और उस ज़िमन में मजीद कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। और इतलात और खबर हमारे पास ये है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में काबीना सब कमेटी का यह इजलास होगा जिसमें फरवरी बस तक एक जामिया हिकमत अमली और जामिया प्लान रियासती इंतजामिया के सामने रखने की कोशिश भी की जाएगी। तो ये बात रिजर्वेशन की थी जो हमने आपके सामने रख दी है। उम्मीद यह है कि यह मामला हल हो क्योंकि अदालत के सामने भी मामला है, काबीना सब कमेटी भी इस पर बात कर रही है और सबबंदी नए एहतजाज की इस पर हो रही है। यह हम मुसलसल आपको बता रहे हैं। बढ़ते हैं जी आगे, जरा बात अब एक और अहम खबर की आपके सामने, क्योंकि बात रस्ल और रसाइल की और उस इंतजार की करते हैं जो इंतजार आहिस्ता आहिस्ता करके अब ख़त्म हो रहा है। गुज़श्ता दिनों खबर आ रही थी कि शायद नई दिल्ली से श्रीनगर बडगाम तक वंदे भारत या रेल का अभी सफ़र दूर ही नज़र आ रहा था, लेकिन अब बड़ी खबर ये आ रही है कि नॉर्दर्न रेलवे गियर अप हो गया है और माह फरवरी में बाज़ाब्ता तौर पर वंदे भारत और खसूसी ट्रेनों का आगाज़ श्रीनगर की ओर कराया जाएगा। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि श्रीनगर उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन पर बाज़ाब्ता तौर पर फरवरी के पहले हफ्ते के दौरान ट्रेन चलने के आसार नुमाया हो गए हैं और इस ज़िमन में मरकजी वजारत रेलवे ने जहां पहले ही उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक को मुकम्मल करने की बात सामने रखी थी, फिर रेलवे सेफ्टी कमिश्नर ने भी तकरीबन 18 सफ़ात पर मुश्तमिल सेफ्टी क्लियरेंस दे दी थी। लेकिन अब खबर यह है कि बाज़ाब्ता तौर पर एक आखिरी ट्रायल रन जो वंदे भारत का होगा SSB टू BDM यानी बडगाम तक वो होगा 24 जनवरी और 25 जनवरी 2025 को ट्रायल रन किया जाएगा और ये ट्रायल रन बडगाम से श्री माता वैष्णो देवी तक कटरा तक किया जाएगा और कटरा से वापस इसे श्रीनगर से रास्ते हुए बडगाम तक लाया जाएगा। एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन जो किया गया है और उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल सेक्शन के हवाले से, उसमें यह साफ कर दिया गया कि पहला हफ्ता जो फरवरी का है उसमें रेल सर्विस चलाई जाएगी, इनॉग्रेशन होगी और उससे पहले जनवरी 24 और जनवरी 25 को बाज़ाब्ता तौर पर ट्रायल रन किया जाएगा वंदे भारत का ताकि रैकी मुकम्मल की जा सके। मरकजी वज़ीर रेल ने इस रेल लिंक को मुकम्मल होने की बात अपने सोशल मीडिया ट्वीट पर की थी, जिसके बाद वज़ीर आज़म साहब ने उसको रिट्वीट भी किया था। और उससे पहले आपको याद होगा कि कमिश्नर रेलवे ने भी जो दिनेश चंद देशवाल साहब थे उन्होंने कटरा, रियासी, संगलदान और खेरी बानिहाल रेलवे सेक्शन का दोबारा मुआयना किया था, जिसके बाद उन्होंने फिरोजपुर डिवीजन और नॉर्दर्न रेलवे को यह कहा था कि तमाम तर पैरामीटर्स मुकम्मल है, रेल चल सकती है। लेकिन अब खबर यह है कि एक और ट्रायल रन 24 जनवरी 25 जनवरी को होगा, जिसके बाद फरवरी के पहले हफ्ते में बाज़ाब्ता तौर पर नई दिल्ली से कटरा और कटरा से श्रीनगर बरास्ते बडगाम तक ट्रेन सर्विस चलने का आगाज किया जाएगा और इस ज़मन में तमाम तैयारियां कर ली गई है। 24-25 को ट्रायल रन और फरवरी के पहले हफ्ते में बाज़ाब्ता तौर पर हरी झंडी दिखाएंगे वजीर आज़म रेल सर्विस का। सैयद इरफान फाजिल भी हमारे साथ हैं। जब ट्रेन सर्विसेज के वादी कश्मीर की बात हो रही है तो आप सब जानते हैं एक तवील मुद्दत के बाद एक ख्वाब पूरा होगा, लेकिन वो जो हॉल्ट स्टेशन वाली कहानी थी उस पर बाद में कोई खबर ज़्यादा आई नहीं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हंगामा उस पर देखा, जिस पर वज़ीर आला का भी बीच में एक स्टेटमेंट आया था। सैयद इरफान फाजिल, अब जब तैयारियां कर ही ली गई हैं, ऑलमोस्ट फेब के पहले हफ्ते में ट्रेन सर्विसेज थ्रू हो जाएंगी, ये जो कहा गया है कि आप पहले से ये जो भोगियाँ पहुँचानी है सेंट्रल कश्मीर के अंदर,
ये प्रोसेस आज कल परसों या एक्सपेक्ट करें 25 और 26 से पहले ये कंप्लीट हो जाएगा जो डेट फिक्स कर दी गई है, और कोई हलचल श्रीनगर और बडगाम में पर्टिकुलरली नजर आती है? देखिए, बोगियों को लेकर बात करें तो पहले से ये सारी चीजें सेट की गई है और इसका जायजा भी लिया जा रहा है ताकि कम्पैक्ट जो है ऑन टाइम सिचुएशन रहे। फिलहाल साथ ही साथ अगर मैं हलचल को लेकर बात करूंगा तो आसिफ साहब, गवर साहब, नो डाउट अबाउट इट कि दे आर थ्रिलिंग एक्साइटेड, एवरीवन इज थ्रिलिंग एक्साइटेड, हर कोई खुश है क्योंकि एक तो छुक छुक ट्रेन जो है हम जम्मू तक ही जिसे देखते थे, अब जब कश्मीर और कश्मीर के लैंडस्केप को लेकर, मैं माउंटेन्स को लेकर एक डिफरेंट से एनवायरनमेंट में जब ये ट्रेन चलेगी इसका नजारा डिफरेंट होगा और साथ ही साथ किराया भी सस्ता होगा और सफर यात्री भी अपना सफर आराम से कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर बेशतर हमने देखा है जब रास्ता बंद हो जाता था या कह सकते हैं कि हवाई फिजाई जो रास्ते हैं मुनकता होते थे तो कई मसाइल, कई प्रॉब्लम्स हो जाती थी। अब ट्रेन के साथ साथ जिस तरीके से खबर आई रही है वंदे भारत ट्रेन को लेकर, जिसमें अब ये ट्रायल रन के साथ साथ मैं बात करना चाहूंगा, जो सर्किल हेड है दिनेश चंद देशवाल जी, उन्होंने पहले जो कि कमिश्नर है रेलवेज को लेकर, जिन्होंने नॉर्थ कंडक्टेड डिटेल्स के साथ साथ यानी इंस्पेक्शन कटरा, रियासी, संकलदान, खरीब, बानीहाल जो है सेक्शन, ये यूएसबीआरएल के अंडर प्रोजेक्ट जो है जिसका बाज़ाब्ता तौर पर उन्हें एक कंफर्म डिटेल रेलवे मिनिस्ट्री को दी और उसके बाद ये बताया कि वो रिकमेंड करते हैं एक नए ब्रॉड गॉज को लेकर भी, जिसमें रेल लिंक प्रोजेक्ट फिरोजपुर डिवीजन के साथ नॉर्दर्न इंडिया रेलवे जुड़ रहा है। तो कह सकते हैं कि एक एक्साइटमेंट है और इसके साथ साथ अब 25-26 को लेकर, 24-25 जनवरी को लेकर ट्रायल रन होगा, फिर फरवरी के माह में जो है ये ट्रेन आगे छुक करेगी। न बल्कि इसके साथ साथ मैं पैसेंजर्स को लेकर बात करूंगा, बल्कि सर्विसेज जो गुड्स है, जो जी हाँ, जिस तरीके से हम ट्रांसपोर्टेशन को लेकर बात करते हैं इसका भी फायदा भरपूर उठाया जाएगा। मालदार गाड़ियां जो माल वगैरह, इसके साथ जो अलग बोगियां रखी गई है, कैबिन्स रखे गए हैं, इसका भी बाज़ाब्ता तौर पर अच्छा इस्तेमाल होगा जो एक फायदा दिलाएगी इकोनॉमी को बूम करने के लिए, बूस्ट करने के लिए, और ऑन टाइम जो चीजें हैं वो जम्मू कश्मीर पहुंच सकती है। इट्स अ थ्रिलिंग एक्साइटमेंट, लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड क्रॉस द फिंगर्स। देखते हैं इंशाल्लाह 25-26 को, 24-25 को जो ट्रायल होगा उसके बाद कल और परसों का दिन है तो 25 और 26 जनवरी को वंदे भारत की जो बोगियां हैं वो पहुंचाने का हुक्म दे दिया। इसने तो उसमें लिखा है, इसने उसमें लिखा है कि आप पहुंचाओ। ट्रायल रन वो जो 26 के आसपास आइडिया था कि कश्मीर में ट्रेन चलना शुरू होगी शायद उसी दिन प्राइम मिनिस्टर, या 25 शाम या 26 सुबह योम जमहूरिया के मौके पर शायद ट्रेन सर्विसेज शुरू की जा सकती हैं। थोड़ा सा उसमें आप कह सकते हैं कि ब्रेक लगेगा, एक हफ्ते का इंतजार और करना होगा। और बात एक और मामले की करते हैं, और ये वो मामला है जिसमें कुछ मुलाजमीन और कुछ बाकी लोग फंसे हैं। एक कार्रवाई चल रही थी क्राइम ब्रांच की तरफ से और नौकरी देने के नाम पर करोड़ों रुपए लेकर झांसा देने का या कई लोगों को फंसाने के इल्जामात के बीच बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई हुई है और ऑफिशियल वर्डिक्ट भी इसमें पुलिस अथॉरिटीज का सामने आया है। क्राइम ब्रांच जम्मू की तरफ से की जाने वाली कार्रवाई के मुताबिक 1.34 करोड़ रुपए का ये जो मामला था, जिसमें नौकरियों के देने या नौकरियां अब घोटाला भी कह सकते हैं, ये बड़ा एक फाइनेंशियल फ्रॉड भी इसको आप समझ सकते हैं। इसमें तहकीकात आगे बढ़ी हैं तो क्राइम ब्रांच की तरफ से 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और 6 लोगों में मौसूला इतलात और मुतलका हुकाम की जानिब से जो कंफर्मेशन की गई है कि एक जम्मू कश्मीर बैंक का मुलाजिम भी है। 2 मुख्तलिफ शिकायत जो क्राइम ब्रांच के पास पहुंची थी, जिसमें 2 केसेस रजिस्टर किए गए, FIR नंबर 07/2025 और 08/2025, जिनमें इन्वेस्टिगेशन इस वक्त चल रही है। क्राइम ब्रांच की जानिब से जब तहकीकात चल रही हैं तो कंफर्म किया गया कि 6 ऐसे लोग, जिसमें जम्मू कश्मीर बैंक का एक मुलाजिम है, 15 उम्मीदवारों से इन्होंने तकरीबन 1.34 करोड़ लिया और टेरिटोरियल आर्मी और जम्मू कश्मीर बैंक में उनको जॉब्स दिलाई जाएंगी, नौकरी दिलाई जाएंगी, ये कहकर इन तमाम लोगों से 15 कैंडिडेट से 1.34 करोड़ रुपए लिया। रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि इस सिलसिले में जब कुछ भी नहीं हुआ तो 2 कंप्लेंट्स क्राइम ब्रांच के पास पहुंची। पहला शिकायत करने वाला शख्स जुगल कुमार था और दूसरी शिकायत गोपाल चंद की, ये सांबा के रहने वाले हैं। इनके मुताबिक फौज में भर्ती का इनके साथ वादा किया गया,
और तारसेम सिंह और बलबीर सिंह, इन दोनों पर इल्जाम है कि इन दोनों ने इनसे पैसा लिया और नौकरी का झांसा दिया गया। अब इन दोनों, ये जो विक्टिम्स हैं, इन्होंने चेक्स के थ्रू पैसा इन लोगों को दे भी दिया, पेमेंट कर दी, कुछ ऑनलाइन ट्रांसफर्स भी किए गए, कुछ कैश दिया गया और बाद में फेक कॉल लेटर तक भी इनको दिया गया, जिसमें फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाकर उसके ऊपर फर्जी साइन और स्टैंप करके सीनियर ऑफिसर खुद को बताकर इन लोगों के हवाले वो फर्जी लेटर कर दिया जाता है, जो कहा गया कि कॉल लेटर है जिस पर आप काम करेंगे। अब यहाँ से आगे शिकायत करंदा ये भी बताते हैं कि जब उन्होंने फौज को ज्वाइन करने की कोशिश की तो तब उन्हें ये महसूस हुआ कि उनके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो चुका है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो उनके थे वो अभी भी जिन लोगों पर ये इल्जामात है कि उन्होंने पैसा लिया, तारसेम सिंह और बलबीर सिंह, उनके पास है, लेकिन जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स थे वो इनको वापस देकर उसी बुनियाद पर इन्हें फर्जी कॉल लेटर थमाया जाता। और जब वो फौज के हुकाम के पास जाते हैं ज्वाइनिंग के लिए, तब उनको ये महसूस हुआ कि सूरत हाल उनके पूरे खिलाफ चली गई है। और इतना ही नहीं, इन कैंडिडेट्स ने आगे जाकर ये भी क्राइम ब्रांच को बताया है अपनी शिकायत में कि 9 लाख रुपए इन दोनों कैंडिडेट्स ने नौकरी के लिए दिया, जो सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ। अब दूसरा केस जो साहिल चौधरी राजौरी से एक नौजवान ताल्लुक रखते हैं, कहा गया कि सन्नी शर्मा और बशारत हुसैन मिर्जा, ये 2 लोग उनके सामने आए और कहा गया कि जम्मू कश्मीर बैंक में 4th क्लास की पोजीशन पर आपको तैनात करवाएंगे, 8 लाख रुपए नौकरी का झांसा देकर नौकरी दिलाई जाएगी, ये वादा करके ले गए। बाद में जम्मू कश्मीर बैंक के एम्प्लॉयज जो खुद को बता रहे थे, माजिद अली और इमरान तांत्रे, पता चला कि ये भी बहुत बड़ा फ्रॉड था और जम्मू कश्मीर बैंक के अंदर भी पता चला 7.90 लाख यानी तकरीबन 8 लाख के आसपास ये जो रकम है वो इनके अकाउंट्स में ट्रांसफर भी कर दी जाती है। पेमेंट मिलने के बाद माजिद अली फेक अपॉइंटमेंट लेटर इस शख्स को देता है जो राजौरी से नौकरी ढूंढ रहा था। दलहोडी राजौरी ब्रांच के अंदर वो बैंक ब्रांच में ज्वाइन करने गया तो उस वक्त उसको वैसे ही पता चला कि उसके साथ धोखा हो चुका है, जैसे जुगल कुमार और गोपाल चंद के साथ सांबा में 9 लाख रुपए देने के बाद हुआ। लेकिन अच्छी बात यह है कि बैंक मुलाजिम भी फंस चुका है और बाकी 5 लोग, कुल मिलाकर 6 लोगों पर तहकीकात कंटिन्यू है, लेकिन मुकदमा दर्ज हो चुका है। चलिए होशियार रहिएगा जी। आजकल बहुत सारे इस तरीके के लोग हैं मार्केट के अंदर जो ये बता रहे कि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, आप पैसा दें और आपको हम नौकरियां देंगे, और बाद में ये फर्जी ऑर्डर्स थमा देते हैं और बहुत सारे लोग इस वक्त लुट चुके हैं। अगर आपके पास कोई शिकायत है तो ज़रूर क्राइम ब्रांच तक जाइएगा, दस्तक दीजिएगा वहाँ पर और इस तरीके से उन लोगों के चेहरों को बेनकाब कीजिएगा जो आम लोगों को इस तरीके से 2 हाथों से ठग कर लूट रहे हैं। बढ़ते हैं जाके फटाफट से आपको ज़रा एक और अहम और बड़ी खबर से रूबरू करवाते हैं जो इस वक्त नई दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर खबर यह है कि वक्फ बोर्ड के मामले पर एक और पेशरफ्त हो रही है और वक्फ बोर्ड तरमीमी कानून को लेकर मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक की सरबराही में आला सती वक्फ पैनल के सामने हाजिर रहेगा। और ये बात बड़ी दिलचस्प है कि मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक जो जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं और मुस्लिम अक्सरियत रियासत के नुमाइंदगी इस वक्त कर रहे हैं और ये लगातार बता रहे हैं कि ये जो तरमीमी कानून बनाया गया है ये असल ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी और इसे किसी भी कीमत पर तस्लीम मुसलमान नहीं करेंगे। फ़िलहाल खबर ये है कि मीरवाइज जगदम्बा पाल जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन हैं उनसे मुलाकात करेंगे और नई दिल्ली के अंदर जुम्मा सुबह 9:30 बजे ये इजलास उनकी रिहाइशगाह पर होगा। जगदम्बा पाल की रिहाइशगाह पर मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक और उनकी हमरा मुत्तहिदा मजलिस उलमा जो तकरीबन 21 तंजीमों पर मुश्तमिल इतिहाद है उनके सरबराहान उनके साथ होंगे और ये मीटिंग वहाँ पर की जाएगी। पैनल के सामने वो अपनी बात रखेंगे और ये इतलात और ख़बर ये है कि जो बजट इजलास 1 फरवरी से शुरू होने जा रहा है उसी इजलास के दौरान जेपीसी अपनी रिपोर्ट जो वक्फ तरमीमी कानून के हवाले से बनाई गई है वो अपनी रिपोर्ट जो है वो रख सकती है। डेलीगेशन के अंदर जहां कश्मीर सूबे से नुमाइंदे आएंगे वहीं पर जम्मू सूबा, लद्दाख और करगिल से भी इस डेलीगेशन के साथ मीरवाइज की क़यादत में जगदम्बा पाल के सामने ये डेलीगेशन जाएगा और अपनी बात रखेगा। इतलात और ख़बर ये है कि वक्फ तरमीमी बिल 2024 जिसे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया गया था और बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट जगदम्बिका पाल जिन्हें अगस्त में चेयरमैन इसका नामजद किया गया था और लगातार वो मुख्तलिफ रियासतों का दौरा कर चुके थे, जम्मू कश्मीर उनका दौरा नहीं हुआ था और सवाल उठ रहा था कि बड़ी अक्सरियत वाली रियासत जिसमें मुसलमानों की एक अच्छी तादाद है उन्हें
यहाँ पर नहीं भेजा गया, वो इनकी बात को नहीं सुन रहे हैं। अब खबर यह है कि वो दिल्ली में बाज़ाब्ता तौर पर मीर वाइज मौलवी उमर फारूक वाली क़यादत में आने वाले वफ्द के साथ मुलाकात करेंगे। इब्तिदाई खबरों के मुताबिक इस वफ्द के अंदर मीर रहमतुल्लाह कासमी जो दारुल उलूम रहीमिया बांडीपोरा के जिम्मेदार हैं वो मौजूद रहेंगे। मुफ्ती आज़म जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासरुल इस्लाम इस वफद का हिस्सा बनेंगे। इस वफद के अंदर कारवान इस्लामी के सरबराह गुलाम रसूल हामी, जमीयत अहले हदीस के सदर डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ अलकिंदी और शिया तबके से भी और आगा सईद हसन और दीगर लोगों को मदऊ किया गया है दिल्ली, ताकि वो मीरवाइज मौलवी उमर फारूक के साथ इस कमेटी के चेयरमैन से मुलाकात करें और अपने तहफ़्फ़ुज़ात उनके सामने रखे। जुम्मा सुबह 9:30 बजे नई दिल्ली के अंदर ये इजलास होगा और अपनी बात वो रखेंगे इस कमेटी के सामने, इस उम्मीद के साथ कि हालात बेहतर हो और जिस तरीके से तरमीम की जा रही है उन तरमीमों को रोक दिया जाए। फिलहाल हमें कहा जा रहा है कि यहाँ पर खबरों को रोक दिया जाए। छोटा सा ब्रेक होगा, ब्रेक के उस पार आएंगे तो बात जरा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब की भी करेंगे जो उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है, लेकिन बात बड़ी बता चुके हैं, इस पर भी बात करेंगे। बात कांग्रेस की भी आपको बताएंगे क्योंकि कांग्रेस के अंदर पारा बढ़ रहा है। ये पारा बढ़ने की वजह क्या है और किन लोगों पर गाज गिर सकती है, इस पर हम जरा बात करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे रजौरी की सूरत हाल क्या कुछ है, इंतजामिया क्या कुछ कर रही है और एसआईटी ने अभी तक कितने लोगों से पूछताछ की है। तमाम खबरें छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद इस्तकबाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जी के। ज़रा आगे बढ़ते हैं, बात लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की करते हैं। मजहबी तकरीबात का सिलसिला जारी है। महाकुंभ जिसको एक हफ्ता मुकम्मल हो चुका है और करोड़ों लोग अब तक गंगा में डुबकी लगा चुके हैं। तकारीब भी साथ साथ हो रही हैं। साधु संतों का मेला और दुनिया भर से हजारों बल्कि लाखों और करोड़ों की तादाद में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर भी उत्तर प्रदेश पहुंचे और ख़ास मौके पर उन्होंने तकरीब से भी खिताब किया, संतों से
ऋषि मुनियों से मुलाकातों का सिलसिला भी कल भी जारी रहा। इतलात हैं कि आज भी वहीं पर हैं और श्रीमद् भगवत समागम के अंदर महाकुंभ में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की शिरकत यकीनी हो, इसके लिए उन्हें दावतनामा मौसूल हुआ था। उस दावत को कबूल करते हुए वहां पर पहुंचे और देर रात एक तकरीब 10 बजे के आसपास महाकुंभ में मुनक्किद हुई और मजहबी तकरीब में जहां पर कई अहम शख्सियात थी हिंदू मजहब से और हजारों लोग जो उनको सुनने के लिए यहाँ बहुत इस समागम में बैठे हुए थे। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस बात पर फिर से जोर दिया कि मुल्क के किसी भी खित्ते के अंदर, किसी भी रियासत और यूटी के अंदर दौरे हाजिर में इस बात को यकीनी बनाने की ज़रूरत है कि मुल्क और मुआशरा जिसके सामने चैलेंजेस एक तरह के हैं, चुनौतियाँ एक तरह की हैं, इनसे निमटने के लिए हम सबको एक पेज पर आने की ज़रूरत है और यही मैसेज, यही पैगाम, यही संदेश महाकुंभ से जाना चाहिए जो जा भी रहा है। साथ साथ मौजूदा वक्त में जहाँ पर वो इस वक्त हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुताबिक ऐसी सिचुएशन है कि न सिर्फ मुआशरे के अंदर, मुआशरे के बाहर वाले दुश्मनों को तो हम पहचानने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुआशरे के अंदर भी कई लोग मौजूद हैं जो ज़ख्म पहुँचा रहे हैं, नुकसान पहुँचा रहे हैं, उनसे भी बचने की ज़रूरत है। और जब तक पूरा मुल्क और मुआशरा इन चैलेंजेस से निमटने के लिए एक साथ एक पेज पर नहीं आ जाता, तब तक ये नामुमकिन है कि हम समाजी बुराइयों से और मुल्क और रियासत या इंसानियत के दुश्मन से छुटकारा पा सके। लेफ्टिनेंट गवर्नर को सुनिएगा जो महाकुंभ में इस तकरीब से खिताब कर रहे थे। और मुझे लगता है, मैं मानता हूं कि आज चुनौतियां थोड़ी बड़ी हो गई। आज हमारी एकता तोड़ने वाली और भारतीय संस्कृति पर हमला करने वाली ताकतें बढ़ गई हैं, इनकी संख्या भी बढ़ गई। हम देख रहे हैं किस प्रकार से भारत के बढ़ते रुतबे, भारत की तरक्की, ये कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रही। उसमें कुछ बाहरी ताकतें भी हैं, कुछ देश के भीतर की ताकतें भी हैं। ऐसे लोगों के विरुद्ध समाज और राष्ट्र कैसे एकजुट हो, इसमें आप सबका जो योगदान होगा, मुझे लगता है वैसा योगदान कोई नहीं दे सकता। मैं समझता हूं कि बड़े लंबे समय के बाद भारत के जीवन में एक दुर्लभ क्षण आया है, जब फिर से हम विश्व गुरु बनने की क्षमता हासिल करने की स्थिति में खड़े हैं। लेकिन यह तभी संभव है जब हम रात दिन अतीत में जीने के बजाय भविष्य की तैयारी अभी से करें। और मैं बार बार कहता हूं कि साइंस और संस्कार, स्पिरिचुअलिज्म का समन्वय ही विकसित भारत के सपने को साकार कर सकेगा, इसे मजबूत बनाएगा। एकता ही हमारी शक्ति है और वस्तुतः एकता से ही हम तमाम बाधाओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मन और हृदय की एकता में जीवन का अर्थ और मूल्य छिपा हुआ है। इसी में अनंत ज्योति है, जिसके तप और प्रकाश से की संभावना ही वास्तविकता में बदल सकती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब को अब सुन रहे थे, जो बता रहे थे कि ताकतें उभर रही हैं जो भारत को कमज़ोर करना चाहती हैं, लेकिन वक्त आ गया है जब इन तमाम हालात वाक़ात को देखना होगा। बढ़ते हैं जी आगे, ज़रा बात रजौरी की करते हैं, क्योंकि रजौरी इन दिनों सुर्खियों के अंदर है और पिछले कई दिनों से लगातार रजौरी सुर्खियों के अंदर है। एक के बाद एक मौत हुई, मरकज से लेकर जम्मू कश्मीर हुकूमत ने कमर कस ली है। और रात इसी प्रोग्राम में हमने आपसे बात करते हुए कहा था कि किस तरीके से इलाके को सील कर दिया गया है, लेकिन दिन भर क्या कुछ हुआ और रात कैसे गुजरी है वो हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे। लेकिन हेल्थ क्राइसिस मजीद गहराती हुई रजौरी के अंदर दिख रही है। मजीद 4 बीमारों को इलाज मुआवजे के लिए जहां अस्पताल लाया गया है, वहीं पर सरकारी तौर पर पूरे बुद्धल इलाके के आसपास ये जो गांव है वहां पर जो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, किसी को अंदर और बाहर जाने की इजाजत नहीं है। कई लोगों को अब शिफ्ट किया जा रहा है। मजीद 4 लोग जो बदहाल इलाके के थे उन्हें अस्पताल लाया गया और कुल मिलाकर जो आइसोलेशन सेंटर कायम किया गया है जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज रजौरी के अंदर, रात देर गए 40 लोगों को वहां पर लाया गया है। कॉम्प्रहेंसिव सर्वेलेंस प्लान तरतीब दिया गया है।
मुख्तलिफ महकमे जो हैं उन्हें काम सौंप दिया गया है और ये काम तब सौंपा गया है जब इस इलाके के अंदर 17 लोगों की रहस्यमय मौत हुई है और ये मौत का आंकड़ा अभी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है और यही वजह है कि अब पीजीआई चंडीगढ़ तक भी लोगों को भेजा गया है, वहां पर भी रिसर्च चल रहा है। रात देर गए एसएसपी राजौरी की तरफ से तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए इकदाम किए गए। नर्सिंग कॉलेज राजौरी के अंदर पुलिस डिप्लॉय कर दी गई है, मॉनिटरिंग के लिए टीमें बना दी गई हैं और कोई भी गैर कानूनी तौर पर अंदर ना आए, बाहर ना आए, इस जिम्मन में तमाम तर इकदाम जो है वो उठाए गए हैं। प्रिंसिपल जीएमसी राजौरी की तरफ से भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। डॉक्टर 24 घंटे वहां पर अवेलेबल रहेंगे, सातों के सातों दिन वहां पर रहेंगे। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज राजौरी के अंदर ये कैंटोनमेंट जोन के लिए बनाया गया जहां पर इन लोगों को लाया जा रहा है। सीईओ राजौरी को कह दिया गया कि वो तकरीबन 100 बेड और मैट्रेसेस का एहतमाम करें। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर एक और अफसर है जिन्हें काम सौंपा गया कि वो सीसीटीवी कैमरास लगवा दें और किचन का बाज़ाब्ता तौर पर एहतमाम करें जो सरकारी तौर पर चलेगा। प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए असिस्टेंट कमिश्नर पंचायत को भी ड्यूटी पर लगा दिया गया है कि वो तमाम बुनियादी सहूलियतें जिनमें साबुन से लेकर दीगर चीज़ें हैं वो इन लोगों को पहुँचाए जिन 40 लोगों को फिलहाल इस सेंटर के अंदर लाया गया है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर JKPDCL जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इन्हें सख्ती के साथ इकदाम जारी कर दिए गए हैं कि इस नर्सिंग कॉलेज के अंदर बिजली बिला खलल रहनी चाहिए। जल शक्ति महकमा राजौरी को भी अलर्ट पर कर दिया गया है कि पीने का पानी बिल्कुल जांच करके इधर लाया जाए और यहाँ पर किसी तरीके की कोई भी जो है परेशानी ना हो। वॉशरूम से लेकर दीगर चीज़ें जो है वो कर दी गई है। 300 मैट्रेस, 300 पिलोज और इस तरीके से बेडशीट्स और ब्लैंकेट 1000 के करीब अवेलेबल रखी गई हैं और कुल मिलाकर एग्जीक्यूटिव क्लास के जो अफसर्स हैं वो इसकी निगरानी इस वक्त कर रहे हैं और ये वो खारदार तारे हैं जी जो रात देर के इलाके के अंदर लगा दी गई हैं, उस सेंटर के बाहर भी लगा दी गई हैं जहां पर ये लोग लाए गए हैं। फिलहाल 40 लोगों को यहां पर रखा गया है, कुछ लोगों को बाहर भी पीजीआई चंडीगढ़ भेजने की भी बातें हो रही हैं। आर्मी अपने तरीके से, स्टेट गवर्नमेंट अपने तरीके से और इंतजामिया अपने तरीके से काम कर रही है। जमशीद मलिक इस खबर पर मुसलसल अपडेट हमें कर रहे हैं सोशल मीडिया पर भी और टीवी पर भी। जमशीद मलिक, रात किस तरीके से गुजरी है? इतलात और खबर यह है कि कुछ लोगों की तबीयत बिगड़ी है और शायद उन्हें भी जम्मू या पीजीआई रेफर करने की बात हो रही है। और बिल्कुल कल हमने देखा था कि 3 सगी बहनें फिर लाई गई थी जिनकी तबीयत बिगड़ी हुई थी और उनको यहाँ से कल ही रेफर कर दिया था। उसके बाद एक और मामला सामने आया था, मगर उसके बाद रात की बात यह है कि उसके बाद कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जिसमें किस तरह कोई सिम्टम पाए गए हो। मगर इंतजामिया की तरफ से ये कहा जा रहा है कि एहतियातन तौर पर इन लोगों को उस गाँव से शिफ्ट किया गया। उसकी बड़ी वजह यह है कि जहाँ महकमा हेल्थ की तरफ से बार बार एक चीज वाजे की जा रही है कि इस इलाके में किसी तरह का कोई वायरस या बैक्टीरिया नहीं है, मगर उसके बावजूद भी ये लोग लगातार मुतासर हो रहे हैं। उसको देखते हुए इंतजामिया ने एहतियातन तौर पर कदम उठाया कि इन लोगों की स्क्रीनिंग की जाए, इन लोगों पर निगाह रखी जाए कि बिलाकर ये लोग ऐसी कोई चीज तो नहीं इस्तेमाल कर रहे या खा पी रहे हैं जिससे इनमें ये किसी तरह की बीमारी पैदा हो। उसको देखते हुए इन लोगों को रात को ही, कल से ही लाने का सिलसिला शुरू कर दिया था। और ये वो लोग हैं जो बहुत क्लोज कॉन्टेक्ट में इन लोगों के हैं कि इसमें मैक्सिमम लोग एक ही फैमिलियों से रिश्तेदार हैं। और उनके साथ ये बात भी सामने आ रही है कि जो शादी के अंदर लोग गए थे उनको भी यहाँ पर लाया गया है। इस वक्त तक 40 से ज्यादा लोगों को यहाँ लाया गया है, मगर 100 लोगों के तकरीबन लाने की बात सामने आ रही है क्योंकि देर रात को भी हमने देखा कि गाड़ियों पे लोगों को वहां से लाने का सिलसिला शुरू हो चुका था। हालांकि इंतजामिया बार बार ये बात कह रही है कि इसमें किसी तरह के घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि एहतियातन तौर पर इन लोगों को अच्छा जी, जमशीद मलिक, हमने देखा कि मकानों को सील किया गया कल निगरानी के अंदर, बाज़ाब्ता तौर पर किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। कैंटोनमेंट जोन बनाया गया उसी तरीके से जिस तरीके से कोविड के अंदर हम देख रहे थे और एहतियात बरतने की भी कोशिश की जा रही है। न सिर्फ जम्मू कश्मीर की टीम, दिल्ली की टीम, चंडीगढ़ की टीम, FSL की दीगर टीमों से भी राब्ता किया जा रहा है, लेकिन अभी तक भी कोई बड़ा खुलासा सामने नहीं आया है। क्या हम ये माने कि ये पुरअसरार मामला इतना बना है और हर दिन जिस तरीके से नए केसेस आ रहे हैं इससे नींद टूटी है सबकी और यही वजह कि डिस्ट्रिक्ट और डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑन टोज दिख रही है, दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर से लेकर राजौरी तक?
बिल्कुल गौर, ये मामला दिन ब दिन संगीन होना शुरू हो चुका है। उसकी बड़ी वजह यह है कि तमाम एजेंसियों, चाहे वो हेल्थ की हो या पुलिस की हो या दीगर एजेंसियों, उनकी तरफ से किसी तरह का कोई खुलासा या अभी तक कोई ऐसी बात सामने नहीं रखी गई है कि जिस कारण ये साफ हो सके कि इन लोगों को किस कारण ये लोग बीमार हो रहे हैं, इनकी जाने जा रही हैं। हालांकि एक दावा जरूर ये किया गया कि न्यूरोटॉक्सिन कहीं नजर आया, मगर कौन सा न्यूरोटॉक्सिन, अभी तक ये चीज भी सामने नहीं आई कि वो ऐसा कौन सा न्यूरोटॉक्सिन है जो पिछले 2 महीने से लगातार इस तरह के लोगों को मुतासर कर रहा है, मगर उसका अभी तक जांच नहीं हो पाई। ये बहुत बड़े सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब ढूंढना अभी इनके लिए बाकी है। वहीं जहां तक प्रशासनिक इंतजामिया की बात करें, कल देर शाम को भी हमने देखा डिविजनल कमिश्नर हो, आईजी जम्मू, वो भी बडहाल में पहुंचे हैं। आप समझ सकते होंगे कितना हसास मामला बनता जा रहा है, इसको लेकर जम्मू कश्मीर के साथ मरकज की सरकार तक हिली हुई है, मगर उसके अच्छा बावजूद जमशीद, भी अभी तक दिसंबर ऐसा के कोई क्ल्यू। पहले हफ्ते में जब सबसे पहले अमवात हुई और कुछ लोग बीमार हुए, उस वक्त कहा गया कि गांव के अंदर एक शादी थी जहां मैक्सिमम लोग इस गांव में, आसपास सारे लोग इकट्ठे हुए थे, जो शादी ब्याह की तकरीबात जैसे गांव में होती हैं। कल हमारे पास ये जानकारी आई कि एसआईटी, उस वक्त जो खाना खाया गया, उस वक्त जो पानी इस्तेमाल किया गया, बाकी सारी चीज़ें देखी गई, वो मरकजी टीम भी, एसआईटी भी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी उस बात का जायजा ले रही है कि क्या खाया गया था, कितने लोगों ने खाया, कितने लोगों को बुलाया गया था। क्या ये बात दुरुस्त है? अच्छा बिल्कुल, ये मामला शुरू हुआ था 2 और 3 दिसंबर से, क्योंकि फजल हुसैन नामी जिसकी जान चली गई, उसके 4 बच्चे भी चले गए, उसकी एक बेटी की शादी थी 2 और 3 दिसंबर के बाद। उसके बाद 7 दिसंबर को पहला मामला सामने आया और उस वक्त इसको लाइटली लिया गया। इसलिए लाइटली लिया गया कि इसको फूड पॉइजनिंग का नाम देकर इसको बिल्कुल लाइटली लिया गया। और ठीक कुछ दिन बाद, 3 दिन बाद या 5 दिन बाद, मतलब 13 दिसंबर को एक मामला फिर दोबारा सामने आया, जिसमें मोहम्मद रफीक के 3 बच्चे उसी तरह मुतासर पाए गए। बाद में उन तीनों ने भी दम तोड़ दिया और उसके बाद पूरी तरह इंतजामिया हो, गवर्नमेंट हरकत में आई और पूरे इलाके की जांच की गई। हालांकि वो जहां पीने के पानी की बात करें, खाने पीने की अशिया की बात करें, जो भी इलाके में मौजूद सामान था उस सब की जांच की, उन सब की रिपोर्टें मनफी पाई गई, मगर किसी तरह का कोई वायरस उस वक्त भी सामने ठीक नहीं है आया। जमशीद मलिक, आप हमारे साथ बने महीने- रहिए, क्योंकि एक और अहम खबर, एक और अहम पेशरफ्त इसी केस को लेकर सामने आई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने एक एसआईटी बनाई थी और बुदल में एसआईटी तहकीकात लगातार जारी है और एसआईटी ने अभी तक तकरीबन 100 लोगों से पूछताछ की है। 100 लोगों से सवालात पूछे गए हैं, लेकिन अभी भी कोई अहम सुराग एसआईटी के हाथ नहीं लगा है। मरने वालों की तादाद बुदल के अंदर लगातार बढ़ रही है, 17 हो चुकी है। 7 दिसंबर से अगर आप देखेंगे तो मुसलसल ये खबर चल रही है और इंतजामी अमूर चलाने वाले अफसरान और एसआईटी के अंदर जो लोग बैठे हैं उनका मानना है कि न सिर्फ जम्मू कश्मीर, दिल्ली, चंडीगढ़ और दीगर एफएसएल की टीमें यहाँ पर नजर रखी है, बल्कि दुनिया के अंदर जो अहम तरीन मामला हैं, जिस तरीके से इस तरीके के इंसिडेंट्स हुए, जिस तरीके से वहाँ ट्रैक डाउन इन केसेस को किया गया, उन चीज़ों को भी देखा जा रहा है। क्योंकि जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में ये पहला मौका होगा जब बैक टू बैक इस तरीके से मौतें हुई हैं और अभी तक न तो जहर का कोई पता लग रहा है, न टॉक्सिन की कोई खबर सामने आ रही है, न बैक्टीरिया और वायरस की कोई खबर सामने आ रही है। और अचानक से हर दूसरे तीसरे दिन 2-2, 3-3 लोगों की सेहत बिगड़ती है, जिसके बाद 2-3 लोगों की मौत हुई है। कुल मिलाकर 17 लोगों की मौत अभी तक हुई है। तो ये जो एसआईटी वाला मामला है, जिसमें 11 अफराद मुश्तमिल एसआईटी बनाई गई है, डीएसपी बुदल जो इस वक्त इस ऑपरेशन को चला रहे हैं, वजाहत हुसैन साहब, उनका मानना है कि जनाब हम लगातार कोशिश कर रहे हैं ट्रैक डाउन करने की। 100 लोगों से पूछताछ के बाद भी क्या कोई क्लू अभी तक नहीं मिला? क्योंकि परसों खबर ये आ रही थी शायद जमीन जायदाद का मामला है, लेकिन मजीद खंगालने के बाद ये लग रहा है कि शायद वहां से भी मामला कहीं और की ओर चला जा रहा है। बिल्कुल गौर, एसआईटी बनाई गई थी, उसमें 11 रुकनी एसआईटी टीम बनाई गई थी, मगर उसको बाद में और बढ़ा दिया गया था। जहां एसपी विजायद इसकी निगरानी कर रहे हैं, उसमें 2 डीएसपी और शामिल किए गए थे, तो दोनों लोकल हैं। डीएसपी हाले बाहर उनकी ड्यूटी उनको तैनात किया गया। मजीद और इंस्पेक्टर भी इसमें शामिल किए गए। 100 से ज्यादा लोगों से इस वक्त तक एसआईटी पूछताछ कर चुकी है, मगर अभी तक कोई भी क्लू या कोई ऐसा सुराग निकलकर सामने नहीं आया जिसे कोई आगे पेशरफ्त हो सके, क्योंकि यही मामला इस वक्त उलझता जा रहा है। जहां हेल्थ डिपार्टमेंट भी कह रहा है कि किसी तरह का कोई वायरस नहीं है, पुलिस के हाथ कुछ आ नहीं रहा है, यही मामला दिन ब दिन संगीन होता जा रहा है कि बिलाकर हो क्या रहा है। ये मामला इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास जो एदाद शुमार यहाँ जम्मू ऑफिस में वो ये है कि तकरीबन 12,000 से ज्यादा सैंपल्स कलेक्ट किए गए,
गांव के अंदर 12,000 के सैंपल्स में एक जगह पर भी कहीं पर न तो बैक्टीरिया की कोई बात है, ना ही कोई वायरल की बात सामने आ रही है और ना ही कोई टॉक्सिन वाली खबर सामने उस तरीके से आई जो पहले पहले बन रही थी, जिसके बाद ये संगीन मामला बन रहा है कि आखिर क्या हुआ इन 3 फैमिलीज के अंदर कि 17 लोगों की मौत अभी तक हुई है। बिल्कुल गौर, ये चीजें अभी तक जिस तरह पहले शुरू से कहा गया कि किसी तरह का कोई वायरस नहीं या कुछ नहीं, उसके बाद जरूर ये बात सामने आई कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर जरूर कुछ ना कुछ पाया गया है, इस तरह न्यूरोटॉक्सिन जैसी चीजें नजर आई हैं। मगर कौन सा न्यूरोटॉक्सिन, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं हो पाएगा ये कौन सा न्यूरोटॉक्सिन है जो इन पर अटैक कर रहा है, क्योंकि ये मामला 2 महीने होने लगे हैं इसको, 2 महीने के बाद भी अगर इसी तरह लोग मुतासर होते हैं तो इसका मतलब ये मान के चलें कि अभी तक हाथ खाली है। और ये संगीन बात इसलिए भी है क्योंकि और आंकड़ा बढ़ता है तो ये ज्यादा संगीन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 2 महीने के बाद भी लगभग 2 महीने के आसपास दोबारा एक केस फिर यहाँ से निकलकर सामने आता है। अगर शादी के अंदर कुछ इस तरह की चीज इस्तेमाल हुई है जिससे ये लोग मुतासर हो रहे हैं, तो कौन सी चीज इसमें क्लियर करना चाहिए कि ऐसा कौन सा न्यूरोटॉक्सिन है जो अच्छा, ये 48 लोग जो अभी अपडेट हो रहा है कि 48 लोग राजौरी लाए गए, ये पूरा गांव लाने का पूरा प्रोग्राम है या सिर्फ जो लोग कांटेक्ट में आए शादी ब्याह के आसपास या इन दिनों जो यहाँ पर नमाज जनाजा में शिरकत के लिए जाते रहे, सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रायोरिटी पे लाया जा रहा है? आसिफ, ये क्लोज कांटेक्ट के लोगों को सामने लाया जाएगा, खासकर कि शादी ब्याह से लेकर इस वक्त तकरीबन 100 के करीब इनके ये टोटल गांव नहीं लाया जाएगा। गांव इसलिए नहीं क्योंकि गांव के अंदर बहुत बड़ा गांव है, गांव नहीं लाया जाएगा, क्लोज कांटेक्ट के लोग लाए जाएंगे। हालांकि नमाज जनाजा के दौरान अगर लाने वाली बात हुई तो ये आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि इस नमाज जनाजा के अंदर सिर्फ बढाल ही नहीं बल्कि बुद्धल, कंडी, इनके दिगर इलाका जात से भी लोग शामिल हुए थे। क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा है कि किसी तरह का वायरस नहीं है, तो इसका मतलब हम ये मान के चले कि उन लोगों को यहाँ नहीं लाया जाएगा। ये वो लोग यहाँ लाए जाएंगे जो इस शादी ब्याह में या शामिल हुए या इनके बहुत नजदीक के रिश्तेदार हैं या क्लोज बहुत ज्यादा कांटेक्ट है, या यहाँ रहे हैं, खाया पिया है, उन लोगों को यहाँ लाया जा सकता है। दिगर जो लोग नमाज जनाजा में शामिल हुए तो उनको लाना बहुत मुश्किल होगा। अगर ऐसा मामला बन जाता तो ये बहुत और संगीन हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जमशीद मलिक तफसीलात फराहम करने के लिए, बहुत शुक्रिया। दिन में दोबारा आपके पास लौटेंगे, लेकिन सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक, 3 मुख्तलिफ कंटेनमेंट जोन्स और मुतासरा इलाकों से ख़ासतौर से मुतासरा ख़ानदान के जो लोग हैं वो इस वक्त राजौरी मुंतकिल करने का सिलसिला जारी है और खुसूसी दुआओं का अहतमाम आज और कल भी नमाज जुमा के बाद किया जाएगा। इस तरह की भी तैयारियां पूरे खित्ते के अंदर हैं, कश्मीर वादी में, जम्मू सूबे के अंदर। इस ताल्लुक से जो भी ब्रीफिंग्स आएंगी, इंतजामी सतह पर जो अपडेट्स आते रहेंगे वो साथ साथ आप तक पहुंचते रहेंगे। आपकी कॉल्स लेने का वक्त आ गया है, आप कॉल करिएगा, तब तक एक आधी खबर आपके सामने हमने रखनी है। जब आपकी फर्स्ट कॉलर्स आ जाएंगे तो आपके साथ ज्वाइन करेंगे। बात ज़रा उन मरीजों की भी करते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर टीबी का शिकार हो गए हैं या ऐसे खतरात लाहक हैं। यूनियन टेरिटरी के अंदर पूरे मुल्क की तरह हुकूमत ने एक हदफ रखा था कि 100 दिनों के अंदर उन तमाम लोगों की स्क्रीनिंग हर कस्बे, हर शहर, हर गांव या देहात के अंदर हो जो टीबी का शिकार हो रहे हैं या इस तरह की अलामात जाहिर हो रही हैं। तो ये जो बीमारी पर काबू पाने की कोशिश है, 100 दिन के अंदर जम्मू कश्मीर में जो मुहिम चली है, इसमें अथॉरिटीज़ ने जो ऑफिशियल कंफर्मेशन की है 70,000 से ज़्यादा लोगों की स्क्रीनिंग हुई है, यानी जिन लोगों के टेस्ट लिए गए। और पूरे खित्ते के अंदर 6 केसेस की तस्दीक हुई, 6 लोग कंफर्म हुए वो टीबी का शिकार हुए थे। 100 डे ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन कैंपेन पूरे मुल्क के अंदर चला और जम्मू और कश्मीर के अंदर भी इस प्रोग्राम के तहत इक़दाम उठाए गए हेल्थ अथॉरिटीज़ की तरफ से। अलग अलग जगहों पर प्रोग्राम जिसमें लोगों को अवेयर करना, स्क्रीनिंग की प्रोसेस को आगे ले जाना, तिब्बी आलात और अद्वियात फराहम करना, ये सारा सिलसिला चला है। कैंपेन 7 दिसंबर 2024 को शुरू हुई। नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम NTEP के तहत हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भी शुरू की कि मुख्तलिफ अजला के अंदर उन लोगों की निशानदेही की जाएगी जो टीबी का शिकार हुए हैं या खुदा ना खास्ता हो सकते हैं ऐसी अलामात जाहिर हो रही हैं। श्रीनगर और बारामूला अजला के अंदर इंतजामिया ने कन्फर्म किया कि 2.5 लाख के आसपास लोगों का टेस्ट किए गए, स्क्रीनिंग इनकी हुई। बारामूला में जहां पर ब्रॉन्ज कैटेगरी चूंकि मुख्तलिफ कैटेगरीज में रखा गया था, 60 से 80% केसेस कम हुए हैं। गोल्ड कैटेगरी में ये 3 मुख्तलिफ जो कैटेगरीज बनाई थी कि कहां पर कितने केसेस और उनकी आइडेंटिफिकेशन उसी हिसाब से हो, तो बारामूला और श्रीनगर के अंदर केसेस कम हुए हैं, इस बात की भी तस्दीक हुई। 6 नए केसेस, 70,000 प्लस लोगों की जब स्क्रीनिंग हुई तो इनकी भी तस्दीक हुई। और इसके अलावा ये भी कहा गया कि पेशेंट्स जो हैं वो इस वक्त ट्रीटमेंट ले रहे हैं मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर, और जो 1000 के आसपास जो सरकारी स्कीम के तहत इनकी मुआवनत होती है वो भी दिया जा रहा। लेकिन बड़ी बात यह कि अवेयरनेस प्रोग्राम भी सरकार के मुताबिक मजीद तेज़ किए जाएंगे। कम से कम उन लोगों को भी अवेयर किया जा सकता है जो अभी किसी वजह से इस प्रोग्राम से या कैंपेन से दूर रहें।
कॉलर्स की तरफ चलेंगे, आप लोग कॉल करना शुरू करें और प्रोग्राम के आखिर में चलेंगे। आप लोगों को मौसम के हवाले से अपडेट भी साथ साथ देना है, और जहां एक खबर ऑलरेडी हमने आपके सामने रखी, लेकिन टेम्परेचर या मनफी दर्जा हरारत अलग अलग जगहों पर, कुछ एक जगहों पर नॉर्मल, थोड़ी देर में वो अपडेट। आप कॉल करना शुरू करें। फर्स्ट कॉलर लाइन पे है, हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन किए हैं। हेलो हेलो, नाम बताइएगा अपना, कहां से? आप टीवी की आवाज बंद कर दें। हेलो हेलो, जी, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मोहम्मद सिद्दीक है, मैं गुलाब बाग से बोल रहा हूँ। जी मोहम्मद सिद्दीक सर, वेन्यूअर्स। बाग उस्मान कॉलोनी नक्का नाम है जी। अच्छा त्रो कि गली तकरीबन यम लेन तकरीबन 10-15 अहनस यम मैगडमाइज करन लास्ट टाइम ओत्र 5-8 लेनन त्रोक तो इस बाकी इथे कन पत करे गए दफ्तर पफ्तर सोन इलाक बाकी बाग उस्मान कच्ची लेन 5-6 तो अगर मुतलक महकम कर मुतलक तुंद वसात तो शुक्र गुजार रोज। चलो सेठा शुक्रिया इस कॉल करने बापत। एक और कॉलर हमारे साथ है जी, देखते हैं कि कौन साहब है और क्या ये कहना चाहते हैं, हुकूमती इदारों के पास कौन सी बात रखना चाहते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। खुर्शीद ख्वाजा अर्ज कर रहा हूँ। जी खुर्शीद साहब बताएं। हाँ सर, एक्चुअली कुछ दिन पहले आपकी चैनल पे भी आया था, मैडम इतू भी मीडिया के सामने आई थी कि अगर जब बुक्स के बारे में ह्यू एंड क्राई उठा था तो उन्होंने कहा था कि जो भी स्कूल खिलाफ वर्जी करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद हमने ये गवर्नमेंट की नोट्स में लाया अलॉन्ग विद द प्रूफ कि किस तरह से वायलेशन हो रही है। हमारी मीटिंग हुई डायरेक्टर साहब के साथ तकरीबन 15 दिन पहले और हमने एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन वहां पे प्रोड्यूस किया है और अलॉन्ग विद द प्रूफ कि कौन कौन स्कूल किस किस तरह से वायलेशन कर रहा है। और अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आज तक किसी स्कूल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि गवर्नमेंट मीडिया में आके ये कहते हैं कि पेरेंट्स आगे आए और हमें प्रूफ दे दीजिए, जबकि मैंने खुद डायरेक्टर साहब को प्रूफ हाथ में थमा दिए कि ये स्कूल वायलेशन कर रहे हैं कि 18 बुक्स लगाई गई है 3rd क्लास में, जहां पर ड्यूअल कैरिकुलम चल रहा है। 15 18 बुक्स की किताबें लगी है। एक तीसरी, क्या ये नाइंसाफी नहीं है एक 8 साल के बच्चे के साथ या 7 साल के बच्चे के साथ उसको 15 किताबें पढ़ाई जाए? और सारी किताबें मैंने चेक करवाई वहाँ पे, बट अफसोस के साथ कहना पड़ता है अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई डिपार्टमेंट की ओर से। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर यतू साहब के बारे में मैं बड़ा मुतमईन तो इसलिए हूँ क्योंकि जब भी उनके सामने इस तरीके के मामला लाए जाते हैं तो तुरंत एक्शन होती है। अगर एक्शन नहीं हुआ तो आपसे वादा कि उनकी नोटिस में इस मामले को लाया जाएगा, इस उम्मीद के साथ कि इदारे कार्रवाई करें, एक मिसाल कायम करें कि हुकूमत की रीट चलती है, पॉलिसी मेकर्स की बात को माना जाता है और आवाम को जो मुश्किलात हैं उनको हल करने के लिए हमारे सारे अफसर एक जैसे काम करने के लिए तैयार हैं। उम्मीद है कि मुझे आज उनकी नोटिस में इस मामले को ज़रूर लाया जाएगा। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो जी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं यहाँ श्रीनगर से बशीर अहमद बोल रहा हूँ। जी बशीर साहब। जनाब ये जो डलगेट है जहाँ पर जेल जॉन बेकरी है जी, उसके दाएं साइड और बाएं साइड रोड तो इतना बड़ा है ही नहीं, मगर ठेले वालों का इतना जमघट होता है और उनके पास गाड़ियां भी रुकती है। ट्रैफिक वाले गाड़ी वालों का चालान करते हैं मगर रेडी वालों को कुछ नहीं कहते। बिल्कुल, वहाँ पर ऑलरेडी वो जो पूरा चौक है बहुत छोटा सा चौक है और 3 तरफ से वहाँ से ट्रैफिक आता जाता रहता है। फिर 1 वे भी किया गया है, उससे काफ़ी दिक्कतें हैं। मुझे उम्मीद है कि डिप्टी कमिश्नर साहब, मुतल्लिका पुलिस इस पूरे मामले को देखें और डिकंजेक्ट कैसे किया जाए, यहाँ से इस मुसीबत को कैसे हल किया जाए, रोज़गार भी चलता रहे और हम नकलो अमल भी सही तरीके से हो, इस पर एक लाएअमल ढूंढने की ज़रूर कोशिश की जाए। ये सिर्फ यहाँ चौक की बात नहीं, आप अब यहाँ जाइए, एलडी के पास जाइए तो सूरत हाल यही है आपकी, एसएमएचएस अस्पताल के पास जाएंगे तो वही सूरत हाल है, सोरा में जाएंगे तो सूरत हाल आपकी बिल्कुल अस्पतालों के बाहर भी इसी तरीके की, जहाँ पर इमरजेंसी सर्विसेज होती हैं। चलिए बहुत शुक्रिया जी। एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो, कौन साहब, कहाँ से, नाम बताइएगा।
हेलो, चलिए नेक्स्ट कॉलर हैं। टीवी की आवाज बंद कर दें जब भी आप कॉल करते हैं। चारों नंबर्स ओपन है, लेकिन टीवी ऑन रखने की गलती ना करें, उससे कॉल हमें मजबूर जी वालेकुम सलाम। हम शबीर अहमद शानपुर पे। जी शबीर साहब वन वाज यह सलना बैंक श्रीनगर अहन क्या वनो तो कुछ लैंग्वेज चलान लड़ीज बिल्कुल कहें कंप्लेंट करा मैनेजरस मैनेजर सब वन मे चलानी क्या करो कंप्लीट कत मानी अगर कम पोसे मे वो 1.5 रथ मे पोसे तमो षटमित तम टूरिस्ट मिस कर क्या वनो तो अगर छनमुत क्या छनमुत कड़ पोस वन गई कम तकरीबन 10 ब्रांच मैनेजर करो कंप्लीट पे तिमन गठान और क्या वो सो लैंग्वेज कर तम लड़ीज चलो जी बहुत शुक्रिया जी। ऑडियो ब्रेक हो रहा, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, मैं माजरत के साथ जनाब। इस पर क्या कहाँ पर हम इसको भेजें, किसको करें, मैं पूरी तरह से ये बात नहीं आई। जरूर कल कोशिश कीजिएगा तो आपकी बात को ले लेते हैं जी। एक और कॉलर है जी। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। गवर साहब मैं छानापोरा से बशीर अहमद हूँ। जी बशीर साहब बताएं। जनाब अच्छे अर्ज जित पे सोशल वेलफेयर अगर कड़ान ऑर्डर बेटियन हंद खतर दी सा रपस 50-50 सास खानदर खतर मगर 8-8-9 रेत गई जनाब खानदर करमितिस बचन मगर और रेस्पॉन्ड दिवान अगर यमो ऑर्डर कोड मिसाल खानदर कर दिमो यमो रेत लग्या 1.5 रेत लग्या 2 रेत गए तोती 8-8 रेत गई बचियन खानदरस मगर पोच वन वातान कहें अम मूजूब अपील करान सकीना युतन अत ध्यान अत वचन अत क्या दलील। चलो सेठा शुक्रिया कॉल करने बाबत। एक और कॉलर है जी। हेलो हेलो जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। गवर साहब सदरबाल पे अहन मीटरिंग वीटरिंग बराबर कर केबल तड़िस वात अकिस महल 24 घंटे पावर ब्या महल सदरबाल पता तह साइड कंटार कि ब्या साइड दरगाह कि मंदस शाम निवान 2.5 घंटे इकवटे पावर मेहरबानी कर वन तव यप लंज लुकन त्रत पावर तूत कम आसान। चलो वापस चलिए जी बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सबका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। चूंकि वक्त बड़ा कम रहता है, कोशिश करते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स लें, लेकिन आखिरी 2 मिनट मेरे पास है तो फटाफट से वेदर अपडेट आपके सामने रखेंगे कि रात जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरीके से गुजरी है। मौसमियाती मिजाज का हाल मैंने पहले ही बता दिया, लेकिन रात श्रीनगर के अंदर -2.0 डिग्री पर गुजर चुकी है। आज बादल और धूप एक साथ आपको दिखेंगे। काजीगुंड भी -2.6 और कुपवारा में भी -2.2 और पहलगाम के अंदर -5.6 और गांधरबल में -1.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। बांडीपोरा चलेंगे तो -2.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज बारिशों का इम्कान है वहाँ पर। बारामूला के अंदर -1.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया रात के दर्जा। पुलवामा के अंदर -3.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। बड़गाम -2.7 और शोपियां के अंदर -4.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। जम्मू आएंगे तो सूरत हाल तब्दील होती है। गर्मी आहिस्ता आहिस्ता करके दस्तक दे रही है। रात का दर्जा हरारत -6.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज पूरे दिन धूप जम्मू के अंदर रहेगी। सामा के अंदर 3.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मिला जुला रद्दअमल रहेगा। डोडा के अंदर भी मिला जुला रद्दअमल है, लेकिन दर्जा हरारत में इजाफा हुआ 9.0 डिग्री सेल्सियस। जम्मू के मुकाबले में डोडा में रात गर्म रही है। रामबन 6.3 डिग्री और किश्तवाड़ के अंदर 2.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। उधमपुर के अंदर 4.0 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। पुंछ के अंदर -2.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। और करगिल, द्रास और लेह की सूरत इंटायरली डिफरेंट है। द्रास सबसे सरतरीन इलाका जहां पर 18.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। द्रास का रात का दर्जा हरारत 8.2 लेह के अंदर रिकॉर्ड किया गया है। और करगिल की सूरत हाल भी इसी तरीके की है, जहां पर सूरत हाल ये बताई जा रही है। तो कुल मिलाकर ये वो दर्जा हरारत है जो आपके सामने हमने रख दिया है। और करगिल -9.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तो आज तीनों जगहों पर लेह, द्रास और करगिल के अंदर मिलाजुला रद्दअमल। धूप भी आपको हल्की सी दिखेगी, लेकिन बादल भी आपको आसमान पर साफ नजर आएंगे। तो फिलहाल प्रोग्राम सलाम जेके में हमें देंगे आप इजाजत। कल सुबह 8:35 पर दोबारा हाजिर खिदमत रहेंगे। गुलिस्तान न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अल्लाह मियां।
बड़ी बहू, ये तुम्हारे नाम। इतनी भी क्या जल्दी थी? अरे और छोटी, ये तुम्हारे नाम, और ये मेरी गुड़िया के नाम। पर दादी, हाँ, आपके नाम? सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हीं को नामजद किया है, ताकि कल जब मैं न रहूं तो पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो। नेक अल्फाज बोलिए, ये क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विकास पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में प्रयागराज महाकुंभ 2025 अब डिजिटल महाकुंभ बनने के लिए हो चुका है तैयार। डिजिटल महाकुंभ के सपने को साकार करने वाली आवश्यक सेवाओं के लिए कुंभ सहायक AI चैटबॉट को QR कोड स्कैन कर WhatsApp पर प्राप्त किया जा सकता है। इससे श्रद्धालु 11 भाषाओं में हर तरह की जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे। कुंभ सहायक चैटबॉट से बोलकर या लिखकर तत्काल जानकारियां प्राप्त होंगी। ये चैटबॉट श्रद्धालुओं को मीडिया गैलरी जैसी कई और सुविधाएं भी देगा। किसी अस्थायी शहर के लिए पहली बार गूगल पर महाकुंभ मेला क्षेत्र अलग से चिन्हित किया गया है। इससे नेविगेशन आसान होगा। डिजिटल महाकुंभ का साक्षी बनने आप भी पधारिए प्रयागराज। सनातन गर्व महाकुंभ पर्व, महाकुंभ 2025 प्रयागराज। बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी मैं मां नहीं बन पा रही थी। फिर हमें IVF के बारे में पता चला और उसकी मदद से हमें बच्चे की खुशी मिली। इसी तरह IVF ने लाखों कपल्स के सपनों को सच किया है। 1 साल तक अगर कोई संतान ना होने की समस्या से जूझ रहे हैं, तो आज ही डॉक्टर से अपना इनफर्टिलिटी कंसल्टेशन कराएं। इंदिरा IVF, निसंतानता और टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। फ्रेंड्स और फैमिली के लिए मेरे पास हमेशा टाइम होता है, क्योंकि रिलेशनशिप्स में नो कॉम्प्रोमाइज। बात जब प्योरिटी की हो तो मेरे लिए सिर्फ हमदर्द हनी, क्योंकि क्वालिटी से नो कॉम्प्रोमाइज। इसमें है प्रकृति की शुद्धता और हमदर्द के 100 सालों से भी ज्यादा का भरोसा। हमदर्द है, प्योर है।